चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। ईबीसीएल ईसीआईपीएल के अंदर अभी जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया वो कौन सा चैप्टर है? कंपटीशन एक्ट 2002 फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब इस एक्ट पे दो चैप्टर्स हमारे, कितने चैप्टर्स हैं? दो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमें दो बार पढ़ना है। ब्रेक से पहले भी कंपटीशन एक्ट है और ब्रेक के बाद भी कंपटीशन एक्ट है। तो ब्रेक से पहले हम इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे और ब्रेक के बाद हम किस तरफ चलेंगे? कंपटीशन एक्ट सेकंड पर चलेंगे। क्लियर है ना? तो चलिए एक बार चैप्टर का नाम लीजिए जोर से, एक बार और, एक बार और, तीन बार नहीं बोलते हैं। चलिए अब जल्दी जल्दी बताओ तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ रहे हैं? जोर जोर से। पढ़ लिया? पक्का? चलो एक काम करो, इससे पहले कि मैं अब पढ़ाना शुरू करूं, बस एक काम आप कर लीजिए, जल्दी 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 जल्दी, बस इतना एक बार रिवाइज कर लीजिए, बस स्पीड में। एक बार D2H वाले बच्चे बताओ आवाज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? D2H वाले बच्चे डायरेक्ट टू होम। D2H वाले बच्चे बताइए आवाज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पढ़ लिया? तो चलो अब ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं। सबसे पहले बताइए हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया है? कंपटीशन एक्ट। क्या स्टार्ट किया? बोलो जल्दी। कंपटीशन एक्ट स्टार्ट किया है ना? तो सुनो जरा ध्यान से। कंपटीशन एक्ट के ऊपर एक क्लास अभी निकली है ना? वो छोटा सा एक शॉर्ट इंट्रो मात्र था। आज हम काफी आगे बढ़ेंगे, काफी डीप में जाएंगे, है ना? तो पिछली क्लास में मैंने जितना करा दिया था वो यूट्यूब लिंक है, यूट्यूब लिंक सारे बच्चों को मिल जाएगा, वो आराम से फर्स्ट क्लास कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज ये सेकंड क्लास है ना? तो फर्स्ट क्लास में जितना जितना कराया था जल्दी से रिकैप्चुलेट करा देता हूं। सबसे पहले बताइए कंपटीशन एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है? तो कंपटीशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव है फेयर कंपटीशन को बढ़ावा देना, फेयर कंपटीशन को एनकरेज करना। क्लियर है जी? क्योंकि कंपटीशन कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, कंपटीशन इज अ पॉजिटिव वर्ड। कंपटीशन से एफिशिएंसी आती है। क्या आती है? एफिशिएंसी आती है। कंज्यूमर को बेटर प्रोडक्ट्स एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइस मिलता है। जब लोगों के बीच में हेल्दी कंपटीशन होता है, हेल्दी का मतलब फेयर कंपटीशन, तो क्वालिटी बढ़ जाती है, प्रोडक्ट की क्या बढ़ जाती है? क्वालिटी बढ़ जाती है और दाम भी घट जाता है, जिसका सीधा फायदा किसको मिलता है? कंज्यूमर्स को मिलता है। तो कंपटीशन एक्ट इज वन ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। कंपटीशन एक्ट इज वन ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। कहीं ना कहीं ये किसके हितों की रक्षा करता है? कंज्यूमर्स के हितों की रक्षा करता है ना? और दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अनफेयर कंपटीशन को क्या करना? डिस्करेज करना। मतलब मार्केट में, इकोनॉमी में अनफेयर कंपटीशन ना हो, क्योंकि अनफेयर कंपटीशन नेगेटिव चीजें हैं। अनफेयर कंपटीशन से क्या होता है? कॉम्पिटिटर एक दूसरे को परेशान करते हैं, बिजनेस को समाप्त करते हैं, बिजनेस को बर्बाद करते हैं। इससे क्या होता है? इकोनॉमी के अंदर बिजनेसमैन कम हो जाते हैं, बिजनेस की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी घट जाती है, कुछ ही लोग बच जाते हैं। और जब कुछ ही लोग बच जाते हैं तो वो क्या करते हैं? कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। क्या करते हैं? एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। अगर आप देखो, ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए और बहुतों लोगों में हिम्मत भी नहीं है बोलने का, लेकिन कहीं ना कहीं मैं तो इतना हिम्मत कर जा रहा हूं कि जो रिलायंस जियो जब से आया, कहीं ना कहीं टेलीकॉम इंडस्ट्री में थोड़ा अनफेयर कंपटीशन तो हुआ, और अनफेयर कंपटीशन होके आज देखिए टेलीकॉम सेक्टर के अंदर सिर्फ 3 ही टेलीकॉम प्लेयर्स बच गए हैं अब, है ना? जो आपका वोडाफोन और आइडिया मिलके बन गया वी, है ना? दूसरा कौन? एयरटेल। और तीसरा कौन? रिलायंस जियो। जिसमें अगर सीना तान के कोई जी रहा है तो रिलायंस जियो ही है,
एयरटेल बेचारा किसी तरह मेंटेन किया हुआ है, और वी का तो पता ही नहीं है कि ठीक से चल भी रहा है कि नहीं। अगर अभी क्लास में देख लो कितने बच्चों के पास वी का सिम है, बहुत कम, बहुत कम आप देखिए, है ना। तो वी का सिम बहुत कम लोगों के पास है। अच्छा, एयरटेल कितने लोगों के पास है? एयरटेल देखिए अभी भी एयरटेल काफी है क्लास में, आप देखिए क्लास से ही आप उठा सकते हैं। अच्छा, रिलायंस जियो कितने लोगों के पास है? आप देखिए सबसे ज्यादा रिलायंस जियो। मेरे पास 2 फोन है और दोनों फोन में मैंने एक में रिलायंस जियो लगाया हुआ है और एक में एयरटेल लगाया हुआ है। एयरटेल को मैंने नहीं छोड़ा। रिलायंस जियो ने काफी सस्ता प्लान दिया तो मैं, मेरे से रहा नहीं गया, तो रिलायंस जियो ले तो लिया मैंने, लेकिन एयरटेल का साथ नहीं छोड़ा मैंने। चाहे एयरटेल कितना भी महंगा हो, चाहे मैं एयरटेल को छोड़ूंगा नहीं कभी भी, क्योंकि मैं फेयर कंपटीशन को बढ़ावा देता हूं। तो कहा ये जो एक में रिलायंस जियो रखे हैं वो क्या कर रहे हैं आप? बैलेंस कर रहा हूं। क्या करें, अपना भी तो हित है, अपना भी तो हित है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता रिलायंस जियो आने के बाद थोड़ा सा टेलीकॉम सेक्टर में अनफेयर कंपटीशन हुआ, जिसकी वजह से प्लेयर्स खत्म हो गए। खत्म होने के बाद बचे कितने? सिर्फ 3 में से वी पता नहीं कब निकल जाए, तो बचेगा एयरटेल और रिलायंस जियो। और देखिएगा एक समय के बाद जो सर्विसेज हैं वो कम होती चली जाएंगी और दाम बढ़ते चले जाएंगे। तो अल्टीमेटली लॉस किसका हुआ? कंज्यूमर्स का। आज मान लीजिए अगर रिलायंस जियो ना आया होता तो पहले कितने सारे टेलीकॉम प्लेयर्स थे, है ना। एयरसेल था, कौन कौन था, टाटा डोकोमो, बीएसएनएल, एमटीएनएल, और बोलो एस्टेल, यूनिनॉर। तो आपको याद होगा उन लोगों में जब कंपटीशन होता था तो हर सप्ताह हर महीने कोई ना कोई नए प्रोडक्ट लॉन्च होते थे, नए नए स्कीम्स आते थे और हर स्कीम का दाम घटता जाता था। लेकिन आज देख लो, मुझे लगता है इन लोगों का दाम बढ़ा ही है, घटा नहीं है कहीं भी। आप कोई भी प्लान उठा लीजिए, एक साल भर का प्लान होता है, जनरली हमारे जैसे प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो भूल जाते हैं रिचार्ज करना, तो साल भर का एक ही बार में करा लेते हैं। साल भर का एक बार का मैं देख रहा हूँ 2500 के आसपास आ रहा है मेरा, है 2500 के आसपास ही है साल भर का। तुम लोग कौन सा कराते हो? हम अपना रिचार्ज किसी और से करवाते हैं। हेलो, रिचार्ज करो, है ना। फ़ोन कट जाएगा तो फिर मैं नहीं कर पाऊंगी फ़ोन, या नहीं कर पाऊंगा। तो ठीक है, मैं लड़कियों से नहीं पूछ रहा हूँ, लड़कों से पूछ रहा हूँ। लड़के तो कराते हैं सर, हम 2 रिचार्ज कराते हैं, एक अपना और, हाँ तो लड़कों को ज़्यादा मालूम होगा। बताओ तो रिचार्ज का क्या कहानी है आजकल? साल भर का रिचार्ज कितने में हो रहा है? अच्छा, लड़कियां भी बता रही हैं। तुम लोग करती हो अपना रिचार्ज खुद से? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। मैं तो रील वील देखता हूँ तो उसमें देखता हूँ लड़के ही लड़कियों का रिचार्ज कराते हैं। अच्छा, वो रील में होता है, सच में नहीं होता है। सच में क्या हो रहा है? लड़कियां अपना रिचार्ज करा रही है, लेकिन बस अपना करा रही हैं। तो इस मामले में भी लड़के आगे बढ़ गए, वो अपना भी करा रहे हैं और कहीं और का भी करा रहे हैं। अरे वो भी अपना ही करा रहे हैं, तुम्हें कैसे मालूम ये बात? देखो, अच्छा खैर मैं मजाक कर रहा हूँ। देखो, लड़कियां और लड़कों में कोई फर्क नहीं है, है ना। दोनों जगह अजीब अजीब जंतु हैं। तो बहुत सारे लड़के भी ऐसे पाए गए हैं जो लड़कियों को ठग लेते हैं। जी है, मेरा एक दोस्त था, हर सप्ताह में एक नया टी शर्ट पहनता था। तो मैं बोलता कहाँ से खरीदते हो भाई? लड़की देती है। मैंने कहा अच्छा, क्या बात है भाई, मतलब बताइए, ऐसे ऐसे भी लोग हुए हैं दुनिया में। अच्छा, अब बाकी लड़कियां भी खैर हैं ही, उन पर तो बहुत सारी फिल्में भी बनती हैं, है कि नहीं। खैर जो भी हो, नहीं मुझे, आपको लगता नहीं कि अनफेयर कंपटीशन से कंज्यूमर का ही बुरा होता है? अरे बोलो, लेकिन फेयर कंपटीशन हो तो कंज्यूमर का भला होता है। तो कंपटीशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव है, जल्दी बोलिए, फेयर कंपटीशन को एनकरेज करना। एनकरेज का मतलब बढ़ावा देना, कि खूब कंपटीशन हो। अच्छा, कंपटीशन अनफेयर या फेयर? फेयर। अच्छा, अनफेयर कंपटीशन कहीं दिख गया तो उसको डिस्करेज करेगा। डिस्करेज का मतलब नल एंड वॉइड, क्या करेगा? रुकवा देगा। क्या करेगा? रुकवा देगा। तो फेयर कंपटीशन को बढ़ाना है और अनफेयर कंपटीशन को खत्म करना है। यही ऑब्जेक्टिव है किसका? कंपटीशन एक्ट का। तो जल्दी से कंपटीशन एक्ट के 2 ऑब्जेक्टिव बोलो। पहला ऑब्जेक्टिव बोलो। नहीं, सब नहीं बोला, मैंने देखा वो बच्चा नहीं बोला। पहला ऑब्जेक्टिव एनकरेज द फेयर कंपटीशन, एंड सेकंड ऑब्जेक्टिव डिस्करेज द अनफेयर कंपटीशन। फेयर कंपटीशन को बढ़ाना है, अनफेयर कंपटीशन को भगाना है। बोलो फिर से, फेयर कंपटीशन को बढ़ाना है और अनफेयर कंपटीशन को भगाना है। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर है हमारा और हमें एग्जाम देना, मतलब हद हालत है। क्योंकि कंज्यूमर के भले के लिए होना, और याद रखना कंज्यूमर किसी भी इकोनॉमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर सेटिस्फाइड है, आपकी इकोनॉमी राइज करेगी। कंज्यूमर अगर सेटिस्फाइड नहीं है, आपका इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो यही दिमाग में रखना, फेयर कंपटीशन को बढ़ाना है, अनफेयर कंपटीशन को भगाना है। यही ऑब्जेक्टिव है किसका? बोलो, कंपटीशन एक्ट का, है ना। चलिए एक बात जल्दी से मुझे बताओ,
कंपटीशन एक्ट के अंदर दो रेगुलेटर्स हैं। पहला रेगुलेटर का कौन नाम है बताओ? सीसीआई। सीसीआई का फुल फॉर्म कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। बोलो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। फिर से बोलो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। 3 बार नहीं बोलते हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो सीसीआई इज द रेगुलेटर। और सीसीआई के नीचे आपको कौन मिलेगा? डीजी, डायरेक्टर जनरल। उसका काम है सीसीआई को क्या करते रहना? असिस्ट करते रहना। अब सीसीआई थोड़ा कॉसी जुडिशियल टाइप का है, तो सीसीआई का जो चेयरमैन होंगे, चेयरपर्सन होंगे, खुद उतर के थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वो तो जज जैसे हैं। तो इन्वेस्टिगेशन छापा मारने कौन जाएगा? डीजी। कौन जाएगा? डीजी। तो सीसीआई अलोंग विद डीजी, ये हो गया रेगुलेटर। ये क्या हो गया? रेगुलेटर। अच्छा, अगर तुमको सीसीआई का फैसला पसंद नहीं आया तो तुम कहां अपील करोगे? पहले कैट था, कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्राइब्यूनल, जो अब खत्म हो गया। उसका पावर किसको दे दिया गया? NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल। तो ये अपीलेट बॉडी है। क्या है? अपीलेट। तो कंपटीशन एक्ट के अंदर का अपील कहां जाएगा? NCLAT। पहले कहां जाता था? CAT। क्या का मतलब? बिल्ली। क्या का मतलब? कंपटीशन अपीलेट ट्राइब्यूनल। अब उससे पावर छीन लिया गया, मतलब कैट अब नहीं है। तो कैट का पावर किसके पास चला गया? NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल। तो मैं अब आज जो पढ़ाऊंगा, आज काफी कुछ पढ़ाना है मुझे, तो कहीं सीसीआई बोलूंगा समझ जाओगे? तो सीसीआई इज द कॉम्पिटिशन रेगुलेटर। बोलो सीसीआई इज द कॉम्पिटिशन रेगुलेटर। बोलिए सीसीआई सारा काम खुद करता है या इन्वेस्टिगेशन का काम, फील्ड का काम डीजी से करवाता है? फील्ड का काम वो डीजी से करवाएगा, बाकी सीसीआई अपना ऑफिस में ही अपना सारा काम उसका चलता है। अच्छा, अपील करना कहां अपील करोगे? NCLAT। पहले कौन था? CAT। कैट का मतलब कंपटीशन अपीलेट ट्राइब्यूनल। कैट खत्म, कैट का पावर किसको मिल गया? NCLAT। उसके बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट। तो सीसीआई के खिलाफ अपील कहां होगा? NCLAT। NCLAT के बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट। तो क्या डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट कहीं है क्या? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है क्या? ना। हाई कोर्ट है क्या? ना। पहले केस जाएगा सीसीआई, सीसीआई फैसला देगा, फैसले से खुश नहीं है, NCLAT में अपील कीजिए, NCLAT के फैसले से खुश नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जाइए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो चलो, अब मुझे लगता है काफी कुछ तुम्हें समझ में आ गया। अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक है? बताओ तो आज हमें कहां से पढ़ना है? हमें पढ़ना डेफिनेशन। क्या पढ़ना है? डेफिनेशन। यहीं से पढ़ना ना। थोड़ा सा थ्योरेटिकल चलेगा अभी कुछ देर तक, तो घबरा मत जाना तुम लोग। ऐसे भी लाइट चली गई है तो एसी चल नहीं रहा है ना? गर्मी का संपूर्ण एहसास होगा तुम्हें आज। क्या होगा? संपूर्ण एहसास। बशर्ते कि मेरा इन्वर्टर क्लास लेने दे, लाइट आ जाएगी ना वापस। जो अच्छे दिल वाले हैं भगवान से प्रार्थना कीजिए लाइट वापस आए। अब बुरे दिल वाले छुट्टी होगी, छुट्टी करता हूं तुम लोग का, रुको। चलो पहले कुछ डेफिनेशंस कर जाएं। अब बोल ही नहीं रहा कोई, पहला डेफिनेशन बताओ। तो सुनिए, अब कोई बच्चा बोले अग्रीमेंट का डेफिनेशन यहां क्यों दे रहा है? अग्रीमेंट का डेफिनेशन तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में होता है। अब सुनिए, एक्चुअली क्या होता है, अग्रीमेंट का मतलब सब कुछ है। जैसे मैं अभी तुम लोग को पढ़ा रहा हूं ना, इसको भी ये अग्रीमेंट समझेंगे। एग्रीमेंट ही तो है। आपने एडमिशन लिया, वो क्या है? आपने एडमिशन लिया, कंसिडरेशन पे किया, मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, तो एक सर्विस एग्रीमेंट हो गया ना, डीम्ड सर्विस एग्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ? तो हर चीज एग्रीमेंट है, हर चीज यहाँ क्या है? एग्रीमेंट। तो देखो यहाँ पे एग्रीमेंट का डेफिनेशन उन्होंने क्या दिया है? अग्रीमेंट इंक्लूड्स। तो डेफिनेशन एग्जॉस्टिव है या इंक्लूसिव है? तो जितना ये बोलेंगे उतना ही है, या सब कुछ एग्रीमेंट है? सब कुछ ही एग्रीमेंट है, मतलब दो लोगों की आपसी बातचीत को ये एग्रीमेंट बोल देते हैं। बस इनको ये पकड़ना है कि उनके आपसी बातचीत से कंपटीशन पे गलत असर ना हो। अगर कंपटीशन पे गलत असर होगा तो उसको बोलेंगे एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। क्या बोल देंगे? ये एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, और उसको कर देंगे नल एंड वॉइड। तो एंटी कॉम्पिटिटिव तो बाद में ना, पहले एग्रीमेंट तो साबित हो। तो एग्रीमेंट में कौन कौन चीज आएंगे? तो देखो, एग्रीमेंट का मतलब कोई भी अरेंजमेंट, कोई भी अंडरस्टैंडिंग या कोई भी एक्शन इन कंसर्ट। जैसे जैसे मैं बॉक्स बना रहा हूं ऐसे ऐसे किया करो। एग्रीमेंट का मतलब कोई भी अरेंजमेंट, कोई भी अंडरस्टैंडिंग या कोई भी एक्शन इन कंसर्ट, मतलब सब कुछ कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे वो इनफॉर्मल हो। चाहे वो फॉर्मल हो चाहे वो इनफॉर्मल हो। फॉर्मल का उल्टा इनफॉर्मल, ये भी लिखो। चाहे वो फॉर्मल हो चाहे वो इनफॉर्मल हो, चाहे वो राइटिंग में हो चाहे वो राइटिंग का उल्टा ओरल में हो। मतलब इनके हिसाब से, अब भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट थोड़ी है जो एग्रीमेंट का डेफिनेशन देगा। इसका तो कहने का मतलब दो लोगों के बीच में जो बातचीत हुई, चाहे फॉर्मल बातचीत हुई चाहे इनफॉर्मल बातचीत हुई, चाहे राइटिंग में हुई चाहे ओरल में हुई, है कि नहीं, चाहे वो लीगल प्रोसीडिंग्स के हिसाब से हुई
चाहे इलीगल ढंग से हुई। अरे इलीगल का उल्टा क्या है? लीगल का उल्टा क्या हो गया? इलीगल ना। तो बताओ तीन चीजें हैं, चाहे फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, चाहे राइटिंग है, चाहे ओरल है, चाहे लीगल है, चाहे इलीगल है, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमारे लिए बस ये दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच का कोई भी अरेंजमेंट, कोई भी अंडरस्टैंडिंग, कोई भी एक्शन इन कंसर्ट, हम सबको अग्रीमेंट बोलेंगे। और अगर हमें पता चला कि उससे कंपटीशन पे गलत असर हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट, और वो इस एक्ट में होता है नल एंड वॉइड। क्योंकि इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है कंपटीशन को बढ़ावा देना, ना कि कंपटीशन के खिलाफ सोचना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? याद रहेगा? कितने बच्चे इस डेफिनेशन को बोल जाएंगे? देखो मैं बोलता हूं पहले, फिर तुम बोलना। एग्रीमेंट का मतलब कोई भी दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग, अरेंजमेंट या एक्शन इन कंसर्ट, चाहे फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, राइटिंग में हो, ओरल में हो, लीगल हो, इलीगल हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। बस दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच का अंडरस्टैंडिंग, एक्शन इन कंसर्ट, अरेंजमेंट, सबको हम क्या बोलेंगे? अग्रीमेंट। और अग्रीमेंट है तो हम उसको चेक करेंगे कि कहीं ये एंटी कॉम्पिटिटिव तो नहीं है। याद रहेगा? अब तुम बोलो तो एग्रीमेंट में क्या क्या होता है? बोल दिया? अब सुनिए, अब बोलोगे सर आप उल्टा उल्टा क्यों बोल रहे थे? फॉर्मल इनफॉर्मल बोल दिया अपने मन से। इनफॉर्मल तो वर्ड नहीं लिखा हुआ है ना? राइटिंग और ओरल, ओरल तो वर्ड नहीं लिखा हुआ है। लीगल और इलीगल, इलीगल वर्ड तो नहीं लिखा हुआ है। तुम लोग को इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यू पढ़ाया हुआ बचपन में, है ना? वेदर और नॉट, वेदर और नॉट का क्या मतलब है? अरे वेदर और नॉट का क्या मतलब है ना? ऐसे बोलो, चाहे वो बॉय हो, तो अब चाहे वो बॉय हो तो इसका मतलब हम यही ना समझेंगे कि आगे ये बोलना चाह रहा है चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो। अगर उसको सिर्फ बॉय बोल रहा हूं तो बॉय बोल के छोड़ देगा ना यार, चाहे क्यों वर्ड बोलेगा? तो वेदर का मतलब क्या होता है? चाहे ही होता ना। अब मुझे लगता है खूब अच्छे से समझ में आ गया। तो ये एग्रीमेंट का छोटा डेफिनेशन दिया, ये बहुत वाइडर वाइडर, इनको फर्क ही नहीं पड़ता, लीगल हो, इलीगल हो, फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, राइटिंग में हो, ओरल में हो, बस दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच का आपसी अंडरस्टैंडिंग, अरेंजमेंट, एक्शन इन कंसर्ट मेरे लिए अग्रीमेंट है। और उस एग्रीमेंट का अगर कंपटीशन पे गलत असर हुआ उसको हम बोलेंगे एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट, एंड दैट विल बी नल एंड वॉइड। याद रहेगा? चलो आगे बढ़ते हैं। गुड्स का डेफिनेशन, क्या लगता है तुम्हें? गुड्स का डेफिनेशन देने के लिए कंपटीशन एक्ट बनाया गया या सोगा? तो देखिए, गुड्स का मतलब बोला, अच्छा डेफिनेशन दिया का गुड्स का मतलब वो गुड्स जो डिफाइंड है कहाँ? सोगा में। का सोगा क्या होता है सर? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये ना सोगा? ठीक है। अच्छा, जो सोगा में, अब सोगा जब तुम पढ़ोगे तो उसके अंदर गुड्स का डेफिनेशन आएगा, तो वो डेफिनेशन को डिट्टो यहाँ कॉपी मार लिया गया। सीधा सा बात है, कंपटीशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव गुड्स का डेफिनेशन देना है। इनका दिमाग कहाँ चलेगा? सिर्फ कंपटीशन पे। तो ये बोला भाई जो सोगा में गुड्स का डेफिनेशन है वही हमारे लिए क्या है? गुड्स है। हाँ, बस मैं इतना कर देता हूँ कि उस डेफिनेशन को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, एंड इंक्लूड्स द फॉलोइंग। अच्छा, तुम लोग को टोपा पढ़ा दिया मैंने? टोपा में आया था मूवेबल प्रॉपर्टी का, और मूवेबल प्रॉपर्टी को ही गुड्स बोलते हैं। अगर सोगा में भी घुसोगे तो ज्यादातर ये मूवेबल प्रॉपर्टी को ही क्या बोलते हैं? गुड्स। तो बताओ तो गुड्स में क्या क्या आता है? ग्रास आता है, स्टैंडिंग टिम्बर, हाँ अदर मूवेबल। ये था मूवेबल में तो आता था ग्रास, स्टैंडिंग टिम्बर, ये इमूवेबल में था वो। हाँ, ग्रास, ग्रोइंग क्रॉप्स और स्टैंडिंग टिम्बर, यही सब था ना, यही सब। और जो क्रॉप्स था वो बाद में कटने वाला है, यही कहानी था ना। खैर जो भी है वो मैंने तुम लोग को याद दिला दिया। गुड्स का डेफिनेशन ये खुद दे रहे हैं या सोगा में भेज दिए हैं? सोगा में भेजे हैं, है ना। बस इन्होंने क्या किया, डेफिनेशन को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, क्या बोल के? एंड इंक्लूड्स द फॉलोइंग। तो बताइए, सोगा का डेफिनेशन से इनका डेफिनेशन वाइडर है, क्यों? क्योंकि सोगा में जो गुड्स का डेफिनेशन है वो तो है ही, प्लस तीन चीजें और। बोलो कौन कौन? ऐसे प्रोडक्ट जिसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है या माइनिंग हो रही है, उसको भी हम गुड्स कहेंगे। अगला, डिबेंचर, शेयर्स, स्टॉक, ये शुरू से या आफ्टर अलॉटमेंट। याद रखना, किसी भी सिक्योरिटी का जन्म तब होता है जब उसका अलॉटमेंट हो जाए। अलॉटमेंट से पहले उसका जन्म होता नहीं, तो तुम कंपनी सेक्टर में पढ़े हुए हो। अगला, अच्छा, अगर जो गुड्स इंपोर्ट हुई है इंडिया में वो भी तो हमारे लिए गुड्स ही है। तो बताओ तीन चीजें ऐड होंगी, बोलो क्या? प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड, प्रोसेस्ड और माइंड। दूसरा, सिक्योरिटीज, सीधा बोलो ना, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड सब आ जाता है आफ्टर अलॉटमेंट, आफ्टर अलॉटमेंट। और तीसरा,
गुड्स जो भारत में इंपोर्ट हुआ है, आजकल तो ज़्यादातर गुड्स इंपोर्टेड ही होता है, जो हमारे फोन्स हैं ज़्यादातर तो क्या है, इंपोर्टेड ही है। याद रहेगा गुड्स का डेफिनेशन, तो मुझे याद हो गया। गुड्स का मतलब वो गुड्स जो कहाँ डिफाइंड है, सोगा में। एंड इंक्लूड्स द फॉलोइंग, तीन चीज बोलो, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड, प्रोसेस्ड एंड माइंड। दूसरा बोलो, सिक्योरिटीज आफ्टर अलॉटमेंट। तीसरा बोलो, गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। देखो डेफिनेशन तो थ्योरेटिकली होता है, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं, जो इन्होंने लिखा मुझे इंग्लिश से हिंदी करना पड़ेगा और आपको एग्जाम में याद करना पड़ेगा, और क्या। सर्विस का डेफिनेशन सुनो, सुनो इधर देखो, यहां लिखो सेम एज कोपरा। जो नया स्टूडेंट है वो डर गया, कोबरा, कोपरा का मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कोपरा का मतलब कंज्यूमर, देखो ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अभी कोपरा मैंने नहीं पढ़ाया है, चांसेस हैं इसी चैप्टर के बाद, इस चैप्टर खत्म होने के बाद मैं क्या स्टार्ट करूंगा, जागो ग्राहक जागो, कोपरा। क्या स्टार्ट करूंगा, कोपरा, कोबरा नहीं। कोपरा में सर्विस का बड़ा अच्छा डेफिनेशन दिया, कोपरा में सर्विस का बहुत बढ़िया डेफिनेशन दिया। तो याद रखना सेम एज कोपरा, प्लस बस इतना करना है, प्लस में बस ये कर देना है। मैं समझाता हूं क्या, पहले तुम इतना लिख लो। लिख लिया। अब जब तुम एग्जाम के लिए जब प्रिपेयर होगे तब तक तो कोपरा भी हो चुका होगा। एक्चुअली क्या है, इधर से कोपरा में जो सर्विस का डेफिनेशन पढ़ाऊंगा लगभग 1 घंटे में, क्योंकि कोपरा में सिर्फ सर्विस का डेफिनेशन नहीं, सर्विस पे 10 केस लॉ भी पढ़ाऊंगा कि किसको सर्विस माना जाएगा, किसको सर्विस नहीं माना जाएगा। तो मैं यहां पे क्यों 1 घंटे लगाऊं, मुझे एक्चुअली सर्विस के लिए मेन लॉ कौन है, कोपरा। क्योंकि कोपरा के अंदर वही कंज्यूमर कौन है जो सर्विस अवेल करता है, सर्विस किसको कहते हैं किसको नहीं कहते हैं, तो 100 केस है वहां, नहीं समझे। इसी तरीके से कंज्यूमर, कंज्यूमर का भी डेफिनेशन सेम एज कोपरा, एकदम कोपरा का सेम डेफिनेशन इन्होंने किया, बस प्लस में इन्होंने क्या कर दिया, कॉमर्शियल पर्पस भी उठा लिया। क्या उठा लिया है, कॉमर्शियल पर्पस भी। जैसे कोपरा में वो लोग कॉमर्शियल पर्पस नहीं लेते हैं, कॉमर्शियल पर्पस वाला कोपरा में नहीं आता है, पर यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, मेरा ऑब्जेक्टिव कोई कंज्यूमर को डिफाइन करना थोड़ी है, मेरा ऑब्जेक्टिव कोई सर्विस को डिफाइन करना थोड़ी है, हम तो सारे लेंगे, चाहे पर्सनल यूज हो चाहे इंडस्ट्रियल यूज हो, चाहे पर्सनल यूज हो चाहे कॉमर्शियल यूज। अब मैं समझा देता हूँ क्या कहानी है। कोपरा में तुम्हें मैं 2 डेफिनेशन खूब अच्छा पढ़ाऊंगा, बोलो कौन कौन, सर्विस का और कंज्यूमर का। 2-2 घंटे 1-1 घंटे टाइम लगेगा। कंज्यूमर के डेफिनेशन पे तो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, 20-20 केस लॉ है वहाँ। कोपरा चैप्टर में मैं 50 केस लॉ पढ़ाता हूँ, 50 जी, और उसी 50 में से कोई ना कोई आएगा, ये पक्का है। आज तक भगवान की दया से ऐसा ही होता हुआ है, अगर तुम बहुत बड़े पापी निकले तो बात कुछ और है, पर भगवान की दया से आज तक ऐसा हुआ, 50 केस लॉ में से कोई ना कोई मैच कर जाएगा एग्जाम, हमेशा करेगा। इधर देखिए, तो हम कोपरा में कंज्यूमर का अच्छा डेफिनेशन पढ़ेंगे और सर्विस का भी डेफिनेशन वहीं पढ़ेंगे, चूंकि डिट्टो उन्होंने यहां कॉपी मारा हुआ। बस उन्होंने क्या कर दिया, कोपरा चूंकि कंज्यूमर के लिए है, एंड कंज्यूमर के लिए, तो इंडस्ट्रियल पर्पस वाले को नहीं लेते, वो कॉमर्शियल पर्पस वाले को नहीं लेते, पर ये उसको भी ले लेते हैं। तुम देख लो एंड इंक्लूड्स में चल रहा है तुम्हारा, एंड इंक्लूड्स में क्या चल रहा है, इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल मैटर। ये देखो यार, कॉमर्शियल पर्पस और कॉमर्शियल पर्पस, तो तुमको कुछ नहीं करना। इधर देखो, कोपरा का डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, कोपरा से पूछा तो कोपरा का डेफिनेशन दोगे, कंपटीशन एक्ट में पूछा तो कोपरा का डेफिनेशन लिख के प्लस में क्या लिख दोगे, इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल मैटर, कॉमर्शियल पर्पस और कॉमर्स। वहां पर लोग लिखते हैं डज नॉट इंक्लूड कॉमर्शियल पर्पस, लेकिन अगर कंपटीशन एक्ट का दोगे तो डज इंक्लूड द कॉमर्शियल पर्पस। क्लियर है, इस 2 डेफिनेशन को छोड़ दीजिए, हम कब पढ़ेंगे, कोपरा में। ठीक है जी। जनरली क्या होता था, हर बैच में मैं पहले कोपरा पढ़ा जाता था, तो कोपरा पढ़ाने के बाद जब ये पढ़ाता था तो बच्चा बोलता था हाँ याद है ऐसे, लेकिन अभी उल्टा हो गया, इस बार कॉम्पिटिशन एक्ट पहले करा रहा हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं ना, तुम लोग समझ जाओगे ना आराम से, बाकी इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला चैप्टर के अंदर, वो आप चिंता मत करो। आगे बढ़े, अगला डेफिनेशन कौन आ रहा है, कार्टेल। कौन सा डेफिनेशन, एक बार और बोलो, एक बार और बोलो। हाँ, कार्टेल क्या होता है, सो सुनो। एक बच्चा कोई, किसी बच्चे को एक काम देता हूँ, देखो तो कार्टेल का हिंदी देखो तो क्या होता है। एक ही बच्चा बोला मैंने, सब अपना फोन निकाल के व्हाट्सएप पर जवाब दे, आई एम इन क्लास, कॉल यू लेटर। टीचर जबरदस्ती कर रहा है, हैं? समूह, कार्टेल का हिंदी समूह आ रहा है। देखो देखो देखो, कार्टेल का एग्जैक्ट हिंदी देखो, ये व्हाट्सएप पे खोज रहा है, देखो तो ये कौन है, हैं? एकदम ऐसे लगा,
बोल दो सर हैं, सर पकड़ लिए, बोलो। क्या बोला? पालक, पालक क्या? उत्पादक संघ? नहीं, थोड़ा ज्यादा अजीब सा हो गया नहीं? तुम लोग छोड़ दो, रहने दो। ना ना, रहने दो भाई, यही आ रहा है तो चलो मैं देखता हूँ, मैं ही देख लेता हूँ। तुम लोगों से तो कुछ भी पूछूं। काटल मीनिंग इन हिंदी ना, मीनिंग इन हिंदी आएगा। वाह, देखो आज खैर वो तो आ ही रहा है, लेकिन यहां पे हिंदी में देखो क्या दिखा है। काटल का मतलब काटल, काटिल, है ना। चलिए खैर, ठीक है ठीक है। अब मेरी बात को सुनो, काटल होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। काटल याद रखिएगा, एक चीज बताता हूं, ये हमेशा एंटी कॉम्पिटिटिव होता है। लिखो, काटल हमेशा क्या होता है? एंटी कॉम्पिटिटिव होता है। लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, काटल के बगल में क्या लिखिए, ये इट इज ऑलवेज एंटी कॉम्पिटिटिव, इट इज ऑलवेज एंटी कॉम्पिटिटिव, इट इज ऑलवेज एंटी कॉम्पिटिटिव। क्लियर है? लिख लिया? इट इज ऑलवेज एंटी कॉम्पिटिटिव मतलब ये अच्छी चीज नहीं है, नेगेटिव है, ये कंपटीशन के खिलाफ है। किसके खिलाफ है? कंपटीशन के खिलाफ है। आइए यहां देखो काटल क्या होता है भाई, सुनो। सबसे पहले जनरली बता देता हूं काटल होता क्या। पहले जनरली बता देता हूं आपको, है ना। कुछ दिन पहले क्या हुआ था भारत में कि सीमेंट से जुड़ी हुई कुछ कंपनीज, किससे जुड़ी हुई कुछ कंपनीज? सीमेंट से जुड़ी हुई कुछ कंपनीज। बताओ सीमेंट से जुड़ी हुई कुछ कंपनी का नाम बताओ। एसीसी, आप जानते हैं एसीसी बहुत पॉपुलर है। अंबुजा, सस्ता नहीं सबसे अच्छा, वो कौन है? नहीं नहीं, वो बांगर सीमेंट है शायद। सस्ता नहीं सबसे अच्छा है, बांगर सीमेंट है। और बोलो, अल्ट्राटेक, अल्ट्राटेक बोल दिया, बांगर बोल दिया, और एसीसी बोल दिया। एक तो बिग बुल वाला भी कोई है, जेके भी है। कौन? जेपी जयप्रकाश, जेपी सीमेंट कि जेके सीमेंट? जेके सीमेंट। अच्छा चलो जो भी है, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने आपस में कार्टेल बनाया। क्या बनाया? कार्टेल। कार्टेल क्या होता है सो सुनो, एक एग्जांपल तुम लोग को अच्छे से देता हूं, मजा आएगा। ऐसे देखो, जैसे एसीसी का, अच्छा क्या सीमेंट का क्या दाम चल रहा होगा आजकल, तुम लोग जानते हो एक सीमेंट की बोरी का क्या दाम है अभी? 500 के आसपास। अरे कोई राजमिस्त्री तो होगा क्लास में? अच्छा कोई नहीं है, पार्ट टाइम में रात में काम करते होगा ऐसा कुछ? अच्छा अच्छा सर, रात में हम घर तोड़ते हैं। आइए, एसीसी का मान लो एक सीमेंट की बोरी का क्या दाम है, मान लो 500। और बोलो दूसरा, दूसरा कौन बोले? अल्ट्राटेक बोले, अल्ट्राटेक मान लो इसका 450 है, मान लो कंपटीशन है तो ये लोग आपस में ऐसे ही चलते हैं। अगला बोलो, किसका? भुजा, अच्छा अंबुजा, ओहो, मान लो इसका 430 है। और बोलो कोई। अच्छा सबसे महंगा कौन है? एसीसी शायद सबसे महंगा। बांगर, सस्ता नहीं सबसे अच्छा है ना, बांगर। मैंने ऐसे ही लिख देता हूँ, चलो बांगर मान लो क्या बोलता हूँ, सस्ता नहीं सबसे अच्छा, तो ये है मान लो इसका 490, मान लो, है ना। बोलना सस्ता नहीं है पर सबसे अच्छा है, तो ठीक है, तो बांगर। ऐसे अब देखिए इन लोगों में भयंकर कंपटीशन है ना। अब बताओ इसमें से एक बात बताइए, लॉस किसको हो रहा है? सबसे ज़्यादा लॉस एसीसी को हो रहा है। क्यों हो रहा है? इन लोगों ने दाम कम कर दिया। दाम कम करने से हो सकता है बहुत सारे लोग एसीसी सीमेंट नहीं खरीद रहे हैं। अच्छा इन लोग का भी लॉस है, कंपटीशन के चक्कर में इनको दाम घटाना पड़ा। तो इन चारों ने मीटिंग की, इन चारों ने क्या की? मीटिंग की कि भाई ऐसे तो सबका लॉस हो रहा है, तो चलो हम लोग हाथ मिलाते हैं और एक काम करते हैं, कोई भी एक दूसरे के खिलाफ दाम कम नहीं करेगा, हम सब एक ही दाम रख देते हैं। और एक दाम रख देते हैं 600। नहीं समझे? 600, भाई सबका दाम 600 ही होगा। अब सबका दाम 600 होगा तो इससे एक बात बताइए, फायदा तो इन लोग को हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई? सबको 600 मिलेगा, कोई 600 से नीचे नहीं जाएगा, पर नुकसान किसका होगा? कंज्यूमर का। जो चीज़ें आपको 430 में भी मिल जा रही थी वही अब आपको कितने में मिलेगा? 600 में मिलेगा, क्योंकि इन लोगों ने आपस में कार्टेल बना लिया। क्या बना लिया? कार्टेल। आप एक बात बताइए, यहाँ जो दाम तय हुआ 600 रुपया, ये मार्केट फोर्सेस से हुआ या आपसी साठगांठ से हुआ? बोल ही नहीं रहा कोई। और एक बात बताइए, प्राइसिंग ज्यादा अच्छा कौन होता है, जो मार्केट फोर्सेस से डिटरमाइन हो या आपसी साठगांठ से? तो याद रखिएगा, इन लोगों ने आपसी साठगांठ करके प्राइस के साथ छेड़खानी की है।
प्राइस को खुद क्या करने की कोशिश की है, फिक्स करने की कोशिश की है, जो फिक्स कहां से होना चाहिए था, मार्केट फोर्सेस से होना चाहिए था। मार्केट फोर्सेस किसको कहते हो, डिमांड सप्लाई। बच्चों ने पढ़ा होगा डिमांड और सप्लाई कर्व जहां इंटरसेक्ट होता है वही प्राइस आता है। अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पहले बताओ, है ना। तो एक बात बताइए, कंज्यूमर का यहाँ नुकसान हो रहा है कि नहीं नुकसान हो रहा है, इसी को कार्टेल बोलते हैं। और ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया, ये एग्जाम्पल के जो वैल्यूज हैं वो थोड़े अलग हो सकते हैं, पर ये सच में ऐसा हुआ था और सीसीआई ने पकड़ा था। और जरा सुनेंगे तो आप हिल जाएंगे कि सीसीआई ने पेनल्टी कितना लगाया। सीसीआई पेनल्टी ऑन सीमेंट कंपनीज, सोचिए जरा, देखिए कि अगर वो डॉलर फॉलोर तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं, 6,300 करोड़ का, जरा देखो क्या लिखा हुआ है, पेनल्टी कितने का लगा था बताओ, 6,300 करोड़ का पेनल्टी किसने लगाया था, सीसीआई ने। सीसीआई के खिलाफ अपील कहां गया होगा, एनसीएलटी, और उसके बाद कहां गया होगा, सुप्रीम कोर्ट। और ये डिसीजन क्या है देखो तो, सुप्रीम कोर्ट स्टेज सीसीआई पेनल्टी ऑफ 6300 करोड़ ऑन सीमेंट फर्म्स। पहले तो यहां पहले सीसीआई इंपोजेज कितना यहां पे दिखा रहा है, 6700 करोड़ ऑन 10 सीमेंट कंपनीज। 10 सीमेंट कंपनीज ने आपस में क्या किया होगा, बैठ के कार्टेलाइजेशन किया होगा। तो तुम क्या कंपटीशन एक्ट को हल्के में ले रहे हो क्या, और सीसीआई को हल्के में ले रहे हो क्या। देखा कंपटीशन एक्ट शुरू किया, लाइट चली गई, हल्के में ले रहे हो क्या, कंपटीशन एक्ट को हल्के में ले रहे हो क्या। पढ़ते पढ़ते पसीना आ रहा है, तो हम लोग को तो पढ़ के पसीना आ रहा है। सीमेंट कंपनीज को तो 6700 करोड़ का पेनल्टी। अच्छा एक बात बताइए, 6700 करोड़ का पेनल्टी, ये ना 6700 ही बोलोगे ना, या 6700 करोड़ बोलता हूँ, सुनने में भारी लगता है। 6700 करोड़ का जुर्माना लगा है, तो पक्का फायदा इन्होंने 6700 करोड़ से ज्यादा ही कमाया होगा। अच्छा 6700 करोड़ से ज्यादा का फायदा उनका अनजस्ट है, इसलिए पेनल्टी लगा है। तो अनजस्ट फायदा उन्होंने कमाया, इसका मतलब कंज्यूमर ने लूज किया इतना पैसा। नहीं समझ में आ रहा है इन लोग को। तो कार्टेलाइजेशन बताओ, कंपटीशन के लिए अच्छा है या बुरा है, कंज्यूमर के लिए अच्छा है या बुरा है। अब बोला सर कहां लिखा हुआ कार्टेलाइजेशन हुआ है, 10 सीमेंट कंपनी को एक साथ लगाया पेनल्टी, तो आपस में साठ गांठ हुआ तभी ना। तो अब मुझे लगता है कार्टेलाइजेशन तुम्हें समझ में आ गया। तो चलो शुरू करें, बताओ कार्टेलाइजेशन में होता है क्या, जल्दी बताइए। कार्टेलाइजेशन में क्या होता है कि ये लोग अपना एसोसिएशन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एसोसिएशन। अच्छा एसोसिएशन अकेले बनेगा या बहुत सारे लोग मिलकर बनाएंगे, बताओ तो कितनी कंपनीज थी, 10 सीमेंट कंपनीज मिलकर काम किया था, बताओ आप, है ना। अच्छा ये एसोसिएशन में कौन कौन हो सकते हैं, प्रोड्यूसर्स का हो सकता है, सेलर्स है, टेलर्स नहीं है, तुम्हारे बुक में देखो तो सेलर्स लिखिएगा, सेलर्स है ना, टेलर मास्टर नहीं। डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेडर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स। अच्छा ये आपस में समूह क्यों बनाए, मतलब कंज्यूमर को फायदा पहुंचाने या अपना फायदा करने। आइए इन लोगों ने आपस में क्या किया है, अग्रीमेंट। क्या किया है, अग्रीमेंट। और अग्रीमेंट का मतलब तुमको मालूम है, चाहे फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, राइटिंग में हो, ओरल में हो, लीगल हो, इलीगल हो, बस आपस में बैठ गए ना, वो एग्रीमेंट है ना। एग्रीमेंट करके इन्होंने करने की क्या कोशिश की है, लिमिट करने की कोशिश की है, कंट्रोल करने की कोशिश की है, या अटेम्प्ट टू कंट्रोल करने की कोशिश की है। क्या, प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, सेल को, प्राइस को, ट्रेड इन गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस को। बताइए आप कंट्रोल करेंगे कि मार्केट फोर्सेस कंट्रोल करेगा। और अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं तो इसी को क्या बोलेंगे हम, कार्टेल। क्या बोलेंगे, कार्टेल। और कार्टेल इज एंटी कॉम्पिटिटिव, तभी तो सीसीआई एक्शन लिया था, है ना। याद रहेगा नहीं याद रहेगा, तो जल्दी बताओ कार्टेल क्या होता है। सर कार्टेल एक एसोसिएशन है, किनका, सेलर्स का हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स का हो सकता है, सर्विस प्रोवाइडर्स का हो सकता है, ट्रेडर्स का हो सकता है ना। इन लोगों ने आपस में क्यों एसोसिएशन बनाया, क्योंकि एसोसिएशन बना के ये मार्केट फोर्सेस को बाईपास करना चाहते हैं। जो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से प्रोडक्शन होना चाहिए, ये अपने हिसाब से प्रोडक्शन करना चाहते हैं। मार्केट फोर्सेस के हिसाब से प्राइस तय होना चाहिए, ये आपस में बैठ के प्राइस तय करना चाहते हैं। तो ये ठीक नहीं है। इस एसोसिएशन को क्या कहा जाएगा, कार्टेल। एंड कार्टेल इज एंटी कॉम्पिटिटिव, याद रहेगा। अभी जो तुमने सुना होगा कुछ दिन पहले, एकाएक तुमने देखा होगा इकोनॉमी के अंदर, मार्केट के अंदर किसी चीज का दाम बढ़ जाता है एकाएक, जैसे आजकल टमाटर। कल मेरे पड़ोसी का एक बच्चा टमाटर खाने लगा, मैंने कहा फोटो खींचो, जल्दी फोटो खींचो, बहुत अमीर आदमी है। क्यों, टमाटर सीधा खा रहा है, सब्जी में भी डाला नहीं गया, सीधा खा रहा है। बताओ टमाटर सीधा कोई खा रहा है क्या आजकल, कोई कच्चा टमाटर खा रहा है क्या आजकल, खा रहा है तो तुम भी अमीर हो भाई।
हम तो टमाटर टांग दिए, उसको देख देख के डेली खाते हैं खाना। तो आप तो टमाटर का, चलो टमाटर समझ में आता है ये वेजिटेबल है, हो सकता है बाढ़ आने की वजह से या फसल न हो पाने की वजह से हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका फसल से मतलब नहीं है, उसका प्रोडक्शन होता है और उसका भी एक है कि स्कार्सिटी हो जाता है। और स्कार्सिटी का मतलब सप्लाई कम हो जाता है। अच्छा सप्लाई कम कैसे? जैसे मान 5 सप्लायर है, 5 सप्लायर में क्या होता है, एक सप्लायर रुकेगा तो दूसरा सप्लायर सप्लाई कर देगा, तो उससे क्या हो जाता है कि दाम बराबर ही रहता है। तो ये 5 सप्लायर मिल गया, कोई सप्लाई नहीं करेगा, गोडाउन में रख, बंद रख, धीरे धीरे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? धीरे धीरे। और धीरे धीरे जब निकालेंगे तो महंगे दाम पे निकालेंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता, पहले बताइए। तो वो भी एक तरीके का कार्टेलाइजेशन है कि नहीं कार्टेलाइजेशन? एक होता है नेचुरल स्कार्सिटी, जैसे टमाटर का शायद नेचुरल स्कार्सिटी है, लेकिन कुछ होता है आर्टिफिशियल स्कार्सिटी। स्कार्सिटी है नहीं, तुमने गोडाउन में बंद करके रख लिया। तो बताइए, ये भी तो एक तरीके का कार्टेलाइजेशन है, और ये लोग बहुत फायदा कमाता है, आपको मालूम नहीं है। और आजकल देखा होगा ऐसी चीज़ों का स्कार्सिटी होता है जो एसेंशियल इन नेचर है। टमाटर के बिना सब्जी लगभग मुश्किल है, लगभग मुश्किल है। तो सबसे ज़्यादा स्कार्सिटी उसी चीज़ करेगा। पिज्जा का स्कार्सिटी हुआ इस देश में, बर्गर का। ऐसी चीज़ें जो नॉन एसेंशियल है वो हमेशा सप्लाइड रहती है, और जो चीज़ें एसेंशियल हैं वही मार पड़ता है, क्योंकि आदमी खरीदेगा ही खरीदेगा। सीमेंट जैसा तो एसेंशियल चीज़ है ही नहीं, हर जगह तो सीमेंट ही लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा, पहले बताइए। सीमेंट का ही ये लोग बदमाशी किया था। वो तो CCI है, कंपटीशन एक्ट है, पकड़ लिया। अब बताइए सर 6700 करोड़ का पेनल्टी, इसका मतलब इन लोगों ने कमाया होगा कम से कम 10-20 हज़ार करोड़, समझे। चलिए आगे बढ़े। अच्छा कार्टेल कितने तरीके का होता है, जल्दी बोलो, अगले पेज पर आ रहा है, देखो तो। कार्टेल नंबर 1 बोलो कौन सा कार्टेल, नंबर 2 बोलो कौन सा कार्टेल, नंबर 3 बोलो कौन सा कार्टेल। चलो 3 कार्टेल का नाम बोलो, और बोलो। अच्छा एक बच्ची बता रही है अब तो दाम कम हो गया है सर टमाटर का, है ना। किसान उसान भी बच्चा पढ़ रहा है हमारे यहाँ, देख रहे हो। ब्लैक मार्केटिंग, अच्छा ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं उसको, ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं, स्कार्सिटी कहते हैं, ये ब्लैक कहते हैं कि पहले रोक लो फिर धीरे धीरे निकालो, जब ब्लैक कहते हैं। अच्छा कार्टेल 3 तरीके का, बोलो कौन कौन। इंटरनेशनल, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। चलो मैं बोलता जाता हूँ, सुनते हैं ना। इंटरनेशनल कब होगा? जब एक से ज्यादा कंट्री पर असर पड़े, अरे तभी ना इंटरनेशनल होगा यार। अरे इंटरनेशनल कब होगा? अच्छा मैं आज क्लास ऑफ कर दूं तो इंटरनेशनल इवेंट हो गया ये। मतलब क्या USA के बच्चों को फर्क पड़ेगा क्या, या जापान के बच्चों को फर्क पड़ेगा क्या? हम लोग तो पूरे 100% देसी हैं, है कि नहीं। तो याद है इंटरनेशनल तब होगा जब कितनी कंट्रीज इन्वॉल्व हो, एक से ज्यादा। तो ये इंटरनेशनल कार्टेल का मतलब वो है जब आपका कार्टेल से मार्केट एक कंट्री का अफेक्ट हुआ या एक से ज्यादा कंट्री का, एक से ज्यादा कंट्री का। जैसे गूगल कोई काम करे तो, गूगल कोई काम करे तो आज मान लो गूगल, फेसबुक, इंस्टा, और बोलो कौन तुम लोग ज्यादा जानते हो, टेलीग्राम, गुरुग्राम है कौन, और यूट्यूब, और अरे यूट्यूब गूगल में आ गया भगवान, ट्विटर। अच्छा ये सब फ्री है, हम लोग को लगता फ्री है, ऐसे वो लोग हमारा टाइम ले लेते हैं, वो सबसे वैल्यूबल है। लेकिन एक बात बताइए, लगभग दिखता तो फ्री है। अच्छा ये सब आपस में बात कर ले बैठ के कि नहीं नहीं फोटो अपलोड करने का 2 रुपया लूँगा, और आपको मालूम नहीं जब सब ऐसा करेंगे तो हम लोग को ऐसी आदत है कि शायद हम 2 रुपया दे भी देंगे जी। ऐसे फोटो कैसे डालोगे? आज आप ही डाले हैं, दूसरे को चिढ़ाते हैं, करते खुद ही है आप। देखा तुम लोग इंस्टा पे, है ना। वो तो शाम का फोटो है कहीं का, है ना, अच्छा लग रहा है। चलो इधर देखो अच्छा देखो देखो देखो, अरे हो गया भाई, कितना कितना मजाक उड़ाओगे मेरा। 20 रुपये लगना चाहिए, चलो ठीक है। खैर अच्छा ये लोग कार्टेल बना लें तो तुम्हें लगता नहीं है कि ये जो फ्री चल रहा है ये चार्जेबल हो जाएगा? हो जाएगा, और हमें आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें उसकी आदत हो गई है, आदत हो गई। और लेने तो लगाइए पैसा, बूस्ट करो। बूस्ट कहते हैं वर्ड, क्या कहते हैं, बूस्ट इमेज। अरे आजकल तो व्हाट्सएप स्टेटस में भी आ गया, शायद व्हाट्सएप स्टेटस नहीं लगाते हैं, उसमें भी लिखा आता है कि बूस्ट करना तो करिए, 50-100 रुपया दीजिए, तो पता नहीं कैसे बहुत लोगों तक पहुंचा देगा आपका फोटो। नहीं मालूम है आपको? व्हाट्सएप स्टेटस पे भी आ गया, आप अपडेट कीजिए व्हाट्सएप, आपको पता चल जाएगा। नहीं मालूम है तुम लोग को? धीरे धीरे ये लोग पैसा ले रहे हैं। और फेसबुक का एक स्टेटमेंट था शुरू में, इट्स फ्री, इट इज़ फ्री एंड इट विल बी ऑलवेज फ्री।
पता नहीं वो लाइन आजकल लिखता है कि हटा दिया है, पता नहीं। फेसबुक का एक लैंग्वेज होता था हमेशा। खैर, तो ये बताइए अगर फेसबुक कुछ करे, इंस्टा कुछ करे, गूगल कुछ करे, तो ये तो इंटरनेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल। क्योंकि एक ही कंट्री अफेक्ट होगी या एक से ज़्यादा? एक से ज़्यादा। लगभग पूरे वर्ल्ड का लगभग कंट्री को अफेक्ट करेंगे, चाइना को छोड़ के। शायद सुना चाइना में ये सब नहीं चलता है, शायद फेसबुक ये सब नहीं चलता ना। चलिए, अच्छा इंपोर्ट कार्टेल में क्या होता है पहले बताओ। अरे इंपोर्ट कार्टेल क्या होता है? इंपोर्ट में, कार्टेल में कौन लोग आएंगे? इंपोर्टर्स। और इंपोर्टर्स आपस में बात कर लेंगे कि हम इसी कंट्री से इंपोर्ट करेंगे, दूसरे कंट्री से इंपोर्ट नहीं करेंगे। ये तो नुकसान करेगा इंडिया को। क्यों करेगा नुकसान? एक ही कंट्री से तुम इंपोर्ट करोगे, दूसरे कंट्री से तुम इंपोर्ट नहीं करोगे, क्या पता जिस कंट्री से तुम इंपोर्ट करोगे वो कंट्री अननेसेसरी पैसा चार्ज करे तुमसे और चीज़ें महंगी हो जाएं। आपको मालूम है एक ही प्रोडक्ट हमें 4-5 देश से मिल सकता है और 4-5 देशों में कंपटीशन हो जाता है। क्या हो जाता है? कंपटीशन। तो लोग सस्ता देना शुरू कर देता है। आपने सुना होगा इंडिया रेलवे का एक्सपोर्टर भी है। रेलवे के जो डब्बे बनते हैं, है ना, तो डब्बा बना बना के इसे श्रीलंका को देता है इंडिया। अब श्रीलंका को देता था, कुछ दिन पहले पता चला कि शायद श्रीलंका इंडिया से न खरीद के शायद चाइना से किससे खरीद लिया। लेकिन यहीं पे अगर इंडियन सब क्या करता, श्रीलंका के लोगों को पैसा खिला देता, अगर था सारे लोगों को जोड़ो, अब बोलो कि सब इंडिया से ही खरीदे, मैं तुम्हें कमीशन दूंगा, तो वहाँ पर वो क्या बन जाएगा? श्रीलंका के लिए वो क्या बन गया? इम्पोर्ट कार्टेल। नहीं बन गया इम्पोर्ट कार्टेल। तो इम्पोर्ट कार्टेल किसी देश के लिए अच्छा होता है या बुरा होता है? बुरा होता है ये। इम्पोर्ट कार्टेल में तुम एक ही देश से सामान खरीदोगे यार, एक ही देश से खरीदोगे तो तुम धीरे धीरे क्या होगा? कंपटीशन खत्म हो जाएगा और फिर वो देश तुमसे क्या करेगा? अननेसेसरी पैसा चार्ज करेगा और उस इंपोर्टेड आर्टिकल का भारत में दाम बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जल्दी बताइए, ये लिखा हुआ है कि क्या करते हैं, पर्पस क्या है इनका बताओ? इंपोर्ट। उसके लिए कार्टेल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? कार्टेल। अगला एक्सपोर्ट कार्टेल। एक्सपोर्ट कार्टेल में क्या होता है जल्दी बताइए। ये लोग आपस में क्या करेंगे बैठ के, जो एक्सपोर्टर्स हैं वो आपस में बैठ के क्या करेंगे? एग्रीमेंट कर लेंगे कि हम जब भी एक्सपोर्ट करेंगे इससे दाम से कम पे नहीं करेंगे। सारे लोग मिलो और सारे लोग एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट का दाम मत घटाओ। अच्छा एक बात बताओ, एक्सपोर्ट कार्टेल से भारत को फायदा होगा कि नुकसान होगा? अगर भारत में बना है तो भारत की नज़र से देखो कि भारत के एक्सपोर्टर्स ने, जैसे सुनो 1 2 3 4, ये चारों एक्सपोर्टर्स हैं और चारों एक्सपोर्टर मालूम चला चाइना को सामान देता था, तो कोई सस्ता दे देता था, कोई महंगा दे देता था। जो महंगा देता था उससे चाइना खरीदता नहीं था, जो सस्ता था उससे खरीद लेता था। तो चारों ने मिलकर आपस में कार्टेल बना लिया, हम चारों का एक ही प्राइस होगा। तो अब बताओ जो प्राइस होगा महंगा ही होगा, तब चाइना को महंगे में खरीदना पड़ेगा। तो बताइए एक्सपोर्ट कार्टेल इंडिया के लिए अच्छा है कि बुरा है? एक्सपोर्ट कार्टेल अच्छा है। तो वही लिखा भी हुआ देख लो, मतलब हद हालत है इस देश में, लिख भी दिया है कॉम्पिटिशन एक्ट में, एक्सपोर्ट कार्टेल से हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक सेकंड बस, क्या लास्ट में कहीं देखे लिखा हुआ कॉम्पिटिशन एक्ट नहीं लगता है? कहाँ लिखा हुआ देखो तो जल्दी से, कहाँ लिखा हुआ है कॉम्पिटिशन एक्ट नहीं लगता है? चूंकि क्या है, एक्सपोर्ट कार्टेल से भारत में फर्क नहीं पड़ेगा, जिस देश में एक्सपोर्ट हो रहा है उसको दिक्कत होगा। अच्छा बताइए एक्सपोर्ट से एक्सपोर्ट से हमें दिक्कत होगा या उनको दिक्कत होगा जिसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं? अगर हम यहाँ पे एसोसिएशन बना ले और चीजों को एसोसिएशन बना के महंगा कर दे, तो महंगा करेंगे तो उल्टा फायदा होगा ना भारत को। एक्सपोर्ट में सामान आता थोड़ी है, जाता है। तो जिस कंट्री को एक्सपोर्ट करेंगे उसको दिक्कत हो जाएगा एक्सपोर्ट कार्टेल से, हमें तो उल्टा क्या होगा? फायदा। तो देखो कहीं पर लिख दिया होगा कॉम्पिटिशन एक्ट नहीं लगता है। कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कहाँ पे लिखा हुआ? आउटसाइड। हाँ, हेंस आउटसाइड द परव्यू ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट। क्यों? क्यों सीधा बोल रहा है इंडिया को उससे असर नहीं होगा, उल्टा असर किसको होगा? दूसरे देश को होगा, इंडिया को तो उल्टा फायदा होगा। तो चुपके से क्या बोलता होगा? एक्सपोर्ट कार्टेल बना लो। क्या बना लो? एक्सपोर्ट कार्टेल बना लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर इंपोर्ट कार्टेल बनना नहीं चाहिए। और डोमेस्टिक कार्टेल भारत में जो एकदम नहीं बनना चाहिए, डोमेस्टिक कार्टेल तो नहीं बनना चाहिए ना। वो जो 10 सीमेंट कंपनी ने मिलकर बनाया वो कौन सा था? डोमेस्टिक कार्टेल था, है ना। तो सब मिला के 4 नहीं हो गए यार, डोमेस्टिक कार्टेल, इंटरनेशनल कार्टेल, इंपोर्ट कार्टेल और एक्सपोर्ट कार्टेल, ये 4 हो गया। अब देखो इसी में कहता हूँ, तुम लोग में कल मॉड्यूल फर्स्ट में समझा रहा था बच्चों को कि मैं किसी भी मैटर पे आधा घंटा 10 मिनट बोलता ही बोलता हूँ। उस 10 मिनट को एक पेज में कन्वर्ट करना, इसकी क्वालिटी आप में होनी चाहिए। अगर एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन पूछ देता भी डोमेस्टिक कार्टेल, तो जो समझदार है वो कहा जो कार्टेल का डेफिनेशन पढ़ा वो डोमेस्टिक ही तो था। अरे पिछले पेज में तो तुम पढ़े, जो तुम कार्टेल का नॉर्मल डेफिनेशन पढ़े हो, ये क्या था?
डोमेस्टिक कार्टेल ही तो था। लेकिन बहुत बच्चा इस बात को समझ पाएगा और बहुत बच्चा इस बात को नहीं समझ पाएगा। वो सीधा बोलेगा नीतीश कुमार जायसवाल नहीं पढ़ाया डोमेस्टिक कार्टेल, 4 गाली नीतीश कुमार जायसवाल को, 4 गाली आईसीएसआई को। भाई एग्जाम में इतना तो इंटेलिजेंस, इतनी बुद्धि तो दिखानी पड़ेगी आप, है कि नहीं। और एक बात तुम लोगों को सिखा दिया है, मॉड्यूल फर्स्ट में कल सिखाया, तुम लोग को भी सिखा देता हूं, सबसे बढ़िया। कार्टेल पे क्वेश्चन पूछा। किस पे क्वेश्चन पूछा? कार्टेल। आपको अपने दिमाग को कंप्यूटर बनाना है। कंट्रोल फाइंड कार्टेल। कार्टेल से जुड़ा हुआ तुम्हारा जितना नॉलेज है, चाहे ईबीसीएल के किसी भी चैप्टर में पढ़े हो, अब जैसे फेमा में भी आ जाएगा कार्टेल, खासकर इंटरनेशनल कार्टेल। इंटरनेशनल कार्टेल में फॉरेन एक्सचेंज, एक्सपोर्ट कार्टेल, इंपोर्ट कार्टेल, हो सकता है वहां भी आ जाए। तो सारे प्रोविजन को, जैसे कहते हैं ना कंप्यूटर में कंट्रोल सर्च मारते हैं तो सारे सर्च रिजल्ट आ जाते हैं, सारे सर्च रिजल्ट लेके तुमको एक पेज लिख देना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पहले बताइए आप। तो ये आदत डाल लो। एक पेज से कम लिखने वाला सीएस में बेवकूफ है। मैं ये साफ बोला, हार्ड एंड फास्ट रूल है। मैं अगर कॉपी चेक करूंगा, एक पेज से बच्चा कम लिखे रहेगा, मैं मार्क्स नहीं दूंगा। एक पेज तो मिनिमम है भाई, चाहे वो 3 मार्क्स का ही क्यों ना हो, समझे। तो जैसे कार्टेल, अब बताओ, मैंने यहां पर पूछ लिया डिफाइन डोमेस्टिक कार्टेल। अब बच्चा चालाक है, अरे डोमेस्टिक कार्टेल क्या होता है? जो कार्टेल है वही तो डोमेस्टिक कार्टेल है ना। घूमने के लिए ऐसे लिख सकता है, देखो फिर बना के, डोमेस्टिक कार्टेल मीन्स द कार्टेल विच इज नॉट एन इंटरनेशनल कार्टेल। नहीं है, जो इंटरनेशनल नहीं वो कौन है? डोमेस्टिक है। अब फिर शुरू हो गया, डोमेस्टिक कार्टेल का असर सिर्फ हमारे देश में होता है। फिर कार्टेल का डेफिनेशन शुरू में आ ही क्या होगा। तो जो कार्टेलाइजेशन हमेशा क्या है? एंटी कॉम्पिटिटिव है। इससे कॉम्पिटिशन पर गलत असर होता है। इससे क्या होता है? प्राइस जो मार्केट फोर्सेस से निकलने चाहिए वो मार्केट फोर्सेस से ना निकल के लोग खुद कंट्रोल करना चाहते हैं। ऐसी 100 बातें लिख सकते हैं आप। तो बात बनाना सीखो एग्जाम में, है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर? करोगे कि नहीं करोगे पहले बताओ। एक पेज से कम लिखोगे एकदम बुरी बात, एक पेज से कम होना नहीं चाहिए, ठीक है। एक पेज से कम तुम एग्जाम में लिखे, एग्जाम में आके पिटूंगा। कहां पे आके पिटूंगा? एग्जाम में आके। नया बच्चा सब बोलेगा अजीब टीचर है, मारने पीटने की बात कर रहा है भाई, आज ही छोड़ो इस कोचिंग को। हाँ, एक बच्चा पूछना चाह रहा था, पूछो। क्या कर लेंगे? देखो, तुम अपने देश से मतलब रखो बस। अब वो कंट्री क्या करेगी, वो कंट्री आगे बढ़ा के प्रॉफिट कमाए ना कमाए उसको छोड़ो ना। तुम अपना देखो कि अगर हम बेच पा रहे हैं तो बेच देंगे कार्टेल बना के। जैसे सुनो, कार्टेलाइजेशन कहाँ होता है? अरे इधर देखिए, कार्टेलाइजेशन सिर्फ उसी प्रोडक्ट पे होता है जिस पर लोगों की डिपेंडेंसी होती है। अब जैसे तुम बोल रहे हो कि हम कार्टेल बना लेंगे, हर जगह कार्टेल बनता ही नहीं। अगर एक्सपोर्ट कार्टेल की बात करूंगा तो भारत जाना जाता है मसालों के लिए, स्पाइसेस, ये कहते हैं ना, अरे मसालों के लिए जाना जाता है ना। तो मसाला पे वो डिपेंड है हम पर, पूरी वर्ल्ड हम पर डिपेंड है, क्योंकि उनको मसाला को और कहीं से नहीं मिलता। मालूम है ना, मिलता भी होगा तो इस क्वालिटी का नहीं मिलता जितना भारत में मिलता है। भारत का मसाला जानते ही हो ना, खाते ही आपको पता चलता है अगले दिन। तो ऐसा मसाला पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलता है कि नहीं। तो सुनिए जो मैं बता रहा हूं, अब मसाला वाला कंपनी अगर कार्टेल बनाए तो उनको फिर भी खरीदना पड़ेगा। लेकिन तुम बोलोगे कि सर हम अपने कार वाली कंपनी बनाएंगे, तो कहा तुमसे अच्छा कार वो खुद बना रहा है या दूसरे कंट्री से उठा लेगा, फिर नहीं समझ रहे हो। तो कार्टेलाइजेशन कहीं भी बन जाता है या जहां डिपेंडेंसी होता है। आज सीमेंट कंपनी पे हमारी डिपेंडेंसी है तो बना लिया कार्टेल इन लोगों ने। चलिए, अभी वैसे लिखा भी हुआ है, आगे जाओ कि कार्टेल कब कब बन सकता है। क्या वर्ड है, जल्दी पढ़ो, स्टेटमेंट को पढ़ो। आप सुनो, एक चीज सिखाता हूं, सीएस के एग्जाम में आपको दुख कहां होगा। आपका क्वेश्चन में एक वर्ड ऐसा होगा जो इसका इंग्लिश का हिंदी आपको पता नहीं होगा। जैसे क्या करेगा सोचो, मॉडल फर्स्ट अगर दिए होगा तो तुमको पता लग गया होगा। कितने बच्चों ने मॉडल फर्स्ट दिया हुआ है? अभी तो रिजल्ट आने वाला, खून की होली खेलेगा कौन? आईसीएसआई, है ना। और मैं ये पहले से तुम लोग को बता दे रहा हूं, अगर रिजल्ट अच्छा हुआ बहुत अच्छी बात, इससे अच्छा कुछ नहीं होता है। लेकिन रिजल्ट खराब हुआ तो कोई भी बच्चा मायूस नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ सीएस में अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट का कोई मतलब पड़ता नहीं है। सीएस में शायद ही बहुत कम लोग होते हैं जो लगातार पास करते हैं, 1-2 अटेम्प्ट तो सबका लगता है। और आईसीएसआई का प्रेसिडेंट, जो पिछला प्रेसिडेंट था, वो बोला था कि 7 बार में बना था, 9 अटेम्प्ट। ये तो इन लोगों को पूरा गिन के रखे हुआ है। हाँ, उन्होंने बताया था वही। तो 9 अटेम्प्ट तो उनको लगा था, तो आईसीएसआई के प्रेसिडेंट बने कि नहीं बने वो। तो इन सब चक्कर में मत रहना। और ये जो ना
रिजल्ट आते ही जो अपने अगल बगल के बच्चों से एडवाइस लेने लगते हो और यूट्यूबर सबसे एडवाइस लेने लगते हो, जमीनी एडवाइस मात्र इतना ही है, हमें लगे रहना है, जब तक सीएस बनेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, पहले बताइए आप। इससे बड़ा एडवाइस कोई दुनिया में हो सकता है? तो इन सब चक्कर में मत रहिएगा कि है ना इसको कर डाला तो 100 मार्क्स ला डाला, इन सब चक्कर में मत रहिए। जमीनी बस ये लगे रहो, सीए, सीएस, सीएमए और आईएएस, इसमें लोग लगे रहते हैं और लगे रहते हैं तो एक ना एक दिन बन के निकल जाते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? रिजल्ट अच्छा आए बहुत अच्छी बात है, रिजल्ट खराब भी आए, देखो मैंने तो मॉड्यूल फर्स्ट में हर बच्चे को बोला हुआ कि एक अटेम्प्ट तो मैं अपने तरफ से फ्री देता हूँ कि एक अटेम्प्ट में फेल करेगा, इट इज़ क्वाइट नेचुरल, इसमें आईसीएसआई की गलती है। आईसीएसआई सीएचडब्ल्यूटी पास करा के तुरंत एग्जीक्यूटिव में भेजता 5 महीने में, 5 महीने में एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल फर्स्ट कभी जिंदगी में किसी का नहीं हो सकता। तो एक अटेम्प्ट तो सबका लगता ही लगता है, दैट इज क्वाइट नेचुरल। हाँ, लेकिन आप दोबारा फेल करते हैं तो अब आपकी गलती, दोबारा फेल करते हैं ये आपकी गलती। पहले बार वाले को तो मेरी तरफ से माफी, ठीक है? कोई घबराएगा तो नहीं 25 अगस्त को, सर 25 अगस्त को हम फोन उठाएंगे नहीं आपका, इंस्टीट्यूट से कॉल जाएगा, हेलो हेलो कौन नितेश कुमार जायसवाल, किसी को नहीं जानते हैं, हम अंडरग्राउंड हो जाएंगे। सर मुझे रिजल्ट बताना और रिजल्ट लेके आना और मुझे रिजल्ट दिखाना, फिर मैं एडवाइस करूंगा कि आगे करना क्या है। एडवाइस किससे ले रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। तुम लोग ज़्यादातर अपने दोस्त से जो खुद ही फेल है, अच्छा तू एक ही ग्रुप दे, अगर तुम्हारा रिजल्ट मैं 2 बार फेल हो गया हूँ, बताइए यार। सुनो तो याद रहेगा। अब आओ, अब तुमको एक दिक्कत क्या करे, एक वर्ड। अब देखो एक वर्ड ये बड़ा खराब है, क्या है वर्ड? बच्चों को क्या लगता है एग्जाम मालूम है? सर बस कंड्यूसिव का मतलब बता दीजिए कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसके बाद देखिए हम एक पेज कैसे लिखते हैं। अच्छा ऐसा होता है कि नहीं होता? एक वर्ड पे हिलता है कि नहीं हिलता कहानी, और उस वर्ड का मीनिंग कोई नहीं बताता है वहां पे, क्योंकि जो घूमते रहते हैं वो तो हमसे भी कम क्वालिफाइड होते हैं। अरे स्कूल का ही टीचर सब तो होता है, वो तो तुमसे भी कम क्वालिफाइड है एक तरीके से। क्या बोलते हैं वो? दूसरे बच्चे से पूछ लो, बोला ना कि उसको मालूम है तुम्हारा बच्चे बगल वाला बच्चा हो तो उससे ज़्यादा क्वालिफाइड है। तो इसलिए उन सब चक्कर मत रहिएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा आईसीएसआई मॉड्यूल जरूर पढ़िए। मॉड्यूल में ऐसे वर्ड्स मिलते हैं और उसका मीनिंग लिख लीजिए, हिंदी मीनिंग लिख लीजिए, आपको दिक्कत नहीं आएगा। मॉड्यूल जो बच्चा पढ़ गया वो कभी फेल ही नहीं हो सकता, बस तो लिखे एग्जाम में। आइए कंड्यूसिव, कंड्यूसिव का मतलब होता है, अगर हम हिंदी देखें तो देखते हैं, आओ, और कहते हैं सबसे अच्छा इंग्लिश टीचर तुम लोग को मिला हुआ, बताओ कौन? गूगल। एक बच्चा, बहुत बच्चों को देखता हूँ मेरे से पूछते रहते हैं, अरे भाई मेरे से पूछ के क्या करोगे, तुम्हारे पास गूगल है, 1 मिनट में इसका तुम्हारा हिंदी में आ जाएगा, इंग्लिश में आ जाएगा, अनुकूल, और इसका तुम वो देख लो सहायक। मतलब कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कार्टिलाइजेशन को बढ़ावा देती है। अरे सहायक का मतलब बढ़ावा देने वाले लोग ना, तो लिखो बढ़ावा। कंड्यूसिव का मतलब ऐसे फैक्टर्स जो कार्टिलाइजेशन को रोकते हैं या बढ़ावा देते हैं, उल्टा बढ़ावा देते हैं। नहीं लिख रहा है, सबने देख लिया, मैंने कहा बढ़ावा लिखने नहीं आ रहा है, बढ़ावा लिखो, लिख दिया, आता बढ़ावा लिखने। अच्छा थोड़ी गर्मी लग रही है, लाइट गई भी है, अब इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं फिर भी क्लास ले रहा हूँ, प्लीज लाइट आ जाएगी वापस, है ना। कुछ लोग मैं देख रहा हूँ बस बढ़ावा, पसीना निकाल निकाल के, जितना भी बूंद पसीना का निकलेगा उतने मार्क्स बढ़ेंगे एग्जाम में। अभी देखिए सर 100 मार्क्स। और एक बात याद रखिएगा, पसीने से अब देखो तुम लोग कितना खुश हो जाओगे, चेहरे पे ग्लो आता है। कहा सर प्लीज पंखा भी बंद कर दीजिए प्लीज, आज हम फोटो खींचेंगे। अच्छा ये बात सच है, मतलब पसीने से ग्लो आता है चेहरे पे? हैं? आता है, जो बच्चा 10-20 दिन से नहीं नहाया है उसको तो जरूर। चलिए अच्छा, तो ऐसे फैक्टर्स जो कार्टिलाइजेशन को क्या देते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो ये फैक्टर्स अच्छे हैं या बुरे हैं? बुरे फैक्टर्स हैं। ऐसे फैक्टर्स जब होंगे तो क्या होगा, कार्टिलाइजेशन हो जाएगा। बताओ क्या क्या चीज, मतलब बिजनेस काफी है पर कॉम्पिटिटर कम है। अब कम कॉम्पिटिटर आपस में क्या कर लेंगे, कार्टिलाइजेशन कर लेंगे। अच्छा बहुत सारे कॉम्पिटिटर, जैसे इधर देखिए, कोचिंग इंडस्ट्री में कभी कार्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्री का कोई लेवल ही नहीं है। एक घर में बैठा हुआ आदमी बस एक कैमरा लगा के कोचिंग स्टार्ट कर देता है। आज तो ऐसा ही हो रहा है यूट्यूब पे। तो इनका एसोसिएशन, दुनिया में हर चीज का एसोसिएशन है, बाजार वालों का एसोसिएशन है, कोचिंग वालों का कोई एसोसिएशन इस देश में नहीं है। तो कोचिंग कहीं से भी शुरू हो जा रहा है, समझ रहे हैं आप? तो देखो वहां पे क्या है, फ्यू कॉम्पिटिटर नहीं है। फ्यू का उल्टा क्या होता है,
लार्ज, अ नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, मच। तो अब देखिए इसका मतलब एक बात, तो कोचिंग इंडस्ट्री में कभी कार्टेलाइजेशन हो सकता है? कभी नहीं। कोचिंग इंडस्ट्री में कभी कार्टेलाइजेशन नहीं हो सकता, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा है, इतने कॉम्पिटिटर्स आपस में कभी बैठ ही नहीं पाएंगे। लेकिन अच्छा, जहां सीमेंट कंपनी 12 होगा, 15 होगा, 15 में से 10 बैठ गया। लेकिन कोचिंग हर गली में, हर घर में आदमी आजकल कैमरा लगा के टीचर बन चुका है। बन चुका कि नहीं बन चुका, पहले बताइए आप। तो फिर तो इसलिए याद रखना, जहां कॉम्पिटिटर कम होगा वहां कार्टेलाइजेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, कोई एक ऐसा सेक्टर बताओ तो जहां कंपटीशन कम है, मतलब कंपटीटर कम है पर मार्केट बड़ा है। गूगल तो एक बार अच्छा ही है, गूगल का काम कितना ज़्यादा है लेकिन अकेले है वो। और कोई सेक्टर बताओ जहां कंपटीटर कम लग रहा है। शुरुआत में ईवी समझते हैं क्या होता है? ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में कंपटीटर कम था, एक अकेला टेस्ला था। टेस्ला था, टेस्ला का ही नाम है ना, टेस्ला। लेकिन अब मैं सुन रहा हूँ ईवी सब बना रहा है, टाटा भी बना रहा है, एमजी भी बना रहा है, मुझे लग रहा है सारी कंपनी से ईवी बनाना शुरू कर दिए। लेकिन शुरू में टेस्ला काफ़ी लीड ले लिया, लेकिन अब उसके लिए मुश्किल है, तो अब कार्टेलाइजेशन होना मुश्किल है। और बोलो, मुझे लगता है आयुर्वेद में ये जो पतंजलि है, एक पतंजलि है, एक बैद्यनाथ है, और एक विको है, डाबर है, झंडू है। अरे झंडू कंपनी का नाम है, इन लोगों को मालूम ही नहीं है। झंडू कंपनी का नाम नहीं, तुम लोग को नहीं बोला मैंने, है ना। झंडू किसका नाम है? कंपनी का नाम। अच्छा, कितने प्लेयर्स हुए? 5-6, लेकिन मार्केट बहुत बड़ा है इसका। आयुर्वेद का भी मार्केट बहुत बड़ा है। तो एक बात, तो क्या आयुर्वेद में हो सकता है कार्टेलाइजेशन? हो सकता है। अगला, एंट्री और एग्जिट बैरियर का मतलब बाधाएं बहुत ज्यादा। अच्छा, एंट्री बैरियर ज्यादा होगा तो लोग ज्यादा आ नहीं पाएंगे, जब लोग ज्यादा नहीं आ पाएंगे तो कंपटीशन होगा ही नहीं, तो लोग बचेंगे कम, आपस में क्या कर लेंगे? कार्टेलाइजेशन। अगला, प्रोडक्ट भी क्या है इन लोगों का? आपस में सिमिलर है। याद रखना, जो सिमिलर प्रोडक्ट वाले होंगे वही तो कार्टेल बनाएंगे। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि सीमेंट एसीसी मेरे पास आया, कार्टेल बनाते हैं, हम कहे भाई मैं कोचिंग वाला हूँ, तुम सीमेंट वाले हो, क्या बच्चों के सीमेंट ठूसूंगा क्या बात कर रहे हो यार, है कि नहीं? तो भाई ये अजीब बात है ना। तो सिमिलर प्रोडक्ट वाला ही तो आपस में करेगा यार। अगला बोलो, प्रोडक्शन कॉस्ट भी सिमिलर है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कार्टेलाइजेशन में सब एक लेवल के होने चाहिए। मेरी तरफ देखो, ये देखना बहुत जरूरी है। कार्टेलाइजेशन में सबका औकात एक जैसा होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ कैसे। आपको लगता है आईफोन कभी ओप्पो के साथ करेगा कार्टेलाइजेशन? क्यों? देखो, आईफोन क्या बोलेगा कि मेरा प्रोडक्शन और क्वालिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, क्वालिटी का भी कॉस्ट होता है। आईफोन कभी भी अपने क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, चाहे प्राइस लाखों में हो। होता है कि नहीं होता, पहले बताइए आप। आईफोन कोई भी उठा लीजिए, हमेशा भारी रहेगा, क्योंकि उनके प्रोडक्ट बड़े भारी भारी है। बात समझ में आ रहा है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? तो आईफोन कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? जो आईफोन क्या बोलेगा कि अरे तेरे साथ कार्टेलाइजेशन कर भी लूँगा तो मैं बोलूँगा 2 लाख, 2 लाख पे तुम्हारा ओप्पो कभी नहीं बिकेगा। तो हमारा तुम्हारा लेवल ही अलग है। तो याद रखना, कार्टेलाइजेशन सेम लेवल के लोग करते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा जो, हाँ, सैमसंग और आईफोन बैठ के बात कर सकता है, लेकिन ये जो ओप्पो, वीवो, और बोलो कौन है, पोको, रेडमी, रियलमी, ये लोग आपस में कार्टेलाइजेशन कर सकता है। अच्छा, इनके कार्टेलाइजेशन में हमेशा कौन बाहर रहेगा? एप्पल और सैमसंग हमेशा बाहर रहेगा। कार्टेलाइजेशन किया है किन लोगों ने? कर चाइनीज उन्हें जो भी हो, वो अलग बात है। अच्छा, एक्सेस कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? अच्छा, कार्टेलाइजेशन ही कब करते हैं पहले बताइए? जब प्रोडक्शन कम है या प्रोडक्शन ज़्यादा है? ज़्यादा है तभी तो दाम कम है, और दाम कम है तभी तो टेंशन है। लेकिन ऑलरेडी प्रोडक्शन कम है तो क्या कार्टेलाइजेशन करेगा ये? हाँ, इधर देख लो मैडम, देखो इधर, अगला देखो, तुम बोलो हाई, बोलो। अरे हाई नहीं, हाई डिपेंडेंस ऑफ कंज्यूमर बोलो। ठीक है, आइए इधर देखो, ये मैं पहले बोल दिया था। कार्टेलाइजेशन कैसे प्रोडक्ट में होता है? ऐसे में जो नॉन एसेंशियल है या एसेंशियल? एसेंशियल में क्या होता है? प्राइस कुछ भी बोलोगे लोग लेंगे ही लेंगे। चाहे देखा था टमाटर, चाहे 250 रुपये किलो हो गया था, लेकिन लोग फिर भी खरीद रहे थे। चाहे एक खरीद रहे थे, पर खरीद रहे थे। अगला, कॉल्यूजन का मतलब क्या होता है?
लिखो। आपसी सांठगांठ, आपसी सांठगांठ, सांठगांठ समझते हैं क्या होता है? सांठगांठ क्या होता है? कॉल्यूजन होता है। क्या होता है? कॉल्यूजन, आपसी सांठगांठ। अच्छा सुनो सुनो सुनो, इधर देखिए, हाँ जी इधर देखो। अरे कोई सुन नहीं रहा, मैं देख रहा हूं, लिख लिया आपसी सांठगांठ? इधर देखो। अच्छा, अभी एकाएक सीमेंट का दाम बढ़ने लगे तो क्या चांसेस हैं कि कार्टिलेशन फिर हुआ होगा, क्योंकि हिस्ट्री ऐसा है? नहीं समझ में आया? अच्छा, एकाएक सीमेंट का दाम फिर बढ़ने लगे तो ऐसा डर हो सकता है कार्टिलेशन हुआ होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा हिस्ट्री है। हिस्ट्री का मतलब ऐसा पहले भी हो चुका है। अच्छा, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिससे लगता है कार्टिलेशन हो सकता है, बताओ कौन कौन से? बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 बोलो, 7 में से कोई 5 बोल दो। है? पढ़ लिया? कितने बच्चे आंख मूंद के कोई 5 बता सकते हैं? चलिए बताइए, आंख मूंद के 5। अरे सबसे अच्छा तो हाई एंट्री एंड एग्जिट बैरियर, डिपेंडेंसी, और होमोजेनस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एक जैसा है, और क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अच्छा एक्सेस सप्लाई, सप्लाई ज्यादा हो रहा है, और हिस्ट्री ऑफ कॉल्यूजन। 5 बता दिए हो। चलो ठीक है, आगे बढ़े। अब आ जाओ एंटरप्राइज। किसका डेफिनेशन पढ़ रहे हैं? एंटरप्राइज। याद रखना, एंटरप्राइज में सबको लेंगे। एंटरप्राइज का मतलब ही होता है जहां बिजनेस होता है। जहां बिजनेस होता है उसको क्या बोलते हैं? एंटरप्राइज कहते हैं। कंपनी कैन बी एन एंटरप्राइज, एलएलपी कैन बी एन एंटरप्राइज, है ना? तो एंटरप्राइज मीन्स दैट प्लेस जहां कोई बिजनेस एक्टिविटी हो रहा है, जहां पे कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रहा है। अच्छा, मंदिर एंटरप्राइज है? मंदिर एंटरप्राइज मीन्स दैट प्लेस जहां कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही हो, कोई बिजनेस एक्टिविटी हो रही हो, कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही हो। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका जवाब दे दो, बाद में पढ़ाता हूँ। अच्छा, सरकारी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, सरकारी कंपनीज होती हैं, क्या वो भी एंटरप्राइज है? अरे भाई, सरकारी हो या गैर सरकारी हो, अगर बिजनेस हो रहा है तो दैट इज एंटरप्राइज। तो अब वही लिखा हुआ, आ जाओ। एंटरप्राइज का मतलब एक पर्सन, पर्सन का मतलब तुम जानते हो, नेचुरल पर्सन भी और आर्टिफिशियल पर्सन भी। एनपी एपी, नप अप लिखा है, एनपी और एपी, इंक्लूडिंग द, बोलो, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। तो प्राइवेट सेक्टर भी और पब्लिक सेक्टर भी, बस सीधा है। अब वहां ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो किससे जुड़ी हुई है? प्रोडक्शन से जुड़ी हुई है, स्टोरेज से जुड़ी हुई है, सप्लाई से जुड़ी हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी हुई है, आर्टिकल्स का कंट्रोल हो रहा है, सर्विसेज दी जा रही हैं। अरे इन टोटल बिजनेस एक्टिविटी हो रहा है। इन टोटल क्या हो रहा है? बिजनेस एक्टिविटी हो रहा है। तो एंटरप्राइज का मतलब कोई भी जगह, कोई भी पर्सन, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी, जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है। क्या हो रहा है? इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है, उसका एंटरप्राइज कहा जाएगा। याद रहेगा। और एंटरप्राइज के आपस में क्या होता है? कंपटीशन होता है। अब आइए रेलेवेंट मार्केट। किसका डेफिनेशन पर? जब देखो, जब तक डेफिनेशन चलेगा थोड़ा सा थ्योरेटिकल रहेगा, डेफिनेशन खत्म होने दो तब मजा आएगा। अभी डेफिनेशन काफी देर चलेगा। आइए सबसे पहले बोलो क्या पढ़ने जा रहे हैं? रेलेवेंट मार्केट। एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसका जवाब दीजिए। रेलेवेंट मार्केट के नीचे 2 रेलेवेंट मार्केट है, बोलो तो कौन कौन है? अरे बोलो यार। रेलेवेंट ज्योग्राफिकल मार्केट और रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट। नहीं मिला सबको, मैं देख रहा हूं। मिल गया? आइए इधर सुनो। मैंने पूछा कंपटीशन एक्ट से कि रेलेवेंट मार्केट का क्या मतलब है, तो बोला कि रेलेवेंट मार्केट का मतलब वो मार्केट जिसका हम 2 तरीके से रेफरेंस लेंगे, एक रेलेवेंस ज्योग्राफिक मार्केट और एक रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट। मतलब प्रोडक्ट और ज्योग्राफी, इसी 2 से रेलेवेंसी पकड़ेंगे हम। अब बोला ये सब क्यों कर रहे हैं, वो पहले सुनना अच्छे से जो मैं बता रहा हूं। देखिए, याद रखना, हमेशा कंपटीशन रेलेवेंट मार्केट में होता है। हमेशा कंपटीशन कहाँ होता है? रेलेवेंट मार्केट में होता है। चाहे वो रेलेवेंट ज्योग्राफिकल मार्केट हो सकता है, चाहे वो रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट हो सकता है। अब रेलेवेंट ज्योग्राफिकल क्या होता है और रेलेवेंट प्रोडक्ट क्या होता है, मैं बताने वाला हूँ। पहले समझ में आएगा। रेलेवेंट का मतलब 2 चीजों से रेलेवेंसी, बताओ कौन कौन? ज्योग्राफिक, ज्योग्राफिक का मतलब क्या होता है? ज्योग्राफिक का मतलब एरिया, और दूसरा कौन? प्रोडक्ट। तो सिमिलैरिटी, रेलेवेंसी मीन्स सिमिलैरिटी, ज्योग्राफिकल सिमिलैरिटी होनी चाहिए
और या प्रोडक्ट सिमिलैरिटी होनी चाहिए, तभी कंपटीशन होगा, अदरवाइज कंपटीशन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अच्छा एक बात बताइए, इंडिया में सीएस का कोर्स हो रहा है, इधर देखो हाँ जी, इंडिया में सीएस होता है कंपनी सेक्रेटरी, यूके में चार्टर्ड सेक्रेटरी होता है। क्या होता है? चार्टर्ड सेक्रेटरी। अच्छा यूके में चार्टर्ड सेक्रेटरी का कोचिंग चलता होगा? अरे चलता होगा ना भाई, चार्टर्ड सेक्रेटरी का कोचिंग चलता होगा ना यूएसए में, और इंडिया में सीएस का कोचिंग चल रहा है, कंपनी सेक्रेटरी का कोचिंग। क्या सीएस एनकेजी क्लासेस का क्या यूके के कोचिंग के साथ कंपटीशन समझा जाएगा? कभी भी, कभी भी नहीं, क्योंकि रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट है पर रेलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट नहीं है। ज्योग्राफिकली तो काफी दूर है ना। अच्छा ज्योग्राफिकली सिर्फ दूरी इंपॉर्टेंट है, या मैं अभी कुछ कुछ बताऊंगा, लोगों का टेस्ट, लोगों का तरीका है कि नहीं, इन्वायरमेंट, सब कुछ अलग है, सब कुछ अलग है। अरे तुम कहाँ पहुंच गए भाई यूके, आप साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में देख लोगे तो भी रिलेवेंट ज्योग्राफिक नहीं है। साउथ इंडिया में सारे टीचर्स इंग्लिश में पढ़ाते हैं, वहाँ हिंदी चलता ही नहीं है, और नॉर्थ इंडिया में सारे टीचर हिंदी में पढ़ाते हैं, या इंग्लिश बहुत कम चलता है। तो भाई आप समझ रहे हो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? तो रेलेवेंसी ज्योग्राफी से जब देखोगे तो सिर्फ दूरियां देखोगे, या ये देखोगे कि मार्केट का टेस्ट कैसा है, मार्केट का टेस्ट कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, ये चेक होता है, दूरियों से फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? पहले बताइए आप। तो चलो अब मैं शुरू करूं, पहले रेलेवेंसी किससे पैदा करना है बताओ जल्दी? ज्योग्राफी से। किससे? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मतलब होता है टेरिटरी, टेरिटोरियल। क्या होता है? टेरिटोरियल। कुछ लोग पेज गिन रहे हैं, किसी तरह जल्दी खत्म हो, एक तो गर्मी ऊपर से सिर्फ डेफिनेशन आ रहा है। आ जाओ, रेलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट में क्या वर्ड है सबसे इंपॉर्टेंट? एरिया। चलो एरिया को गोल करो, एरिया। अच्छा एरिया में क्या क्या पहले बताइए, आप जरा ध्यान से सुनिएगा, एरिया ध्यान सुनिएगा। अच्छा होमोजेनस का मतलब क्या होता है? एक जैसा या अलग अलग? सेम। एरिया में चीजें क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अब क्या क्या चीज सेम होना चाहिए? आ जाओ इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। जैसे वहां का रेगुलेटरी ट्रेड बैरियर, वहां का रेगुलेटरी ट्रेड बैरियर एक जैसा होना चाहिए। अब एग्जाम्पल इधर देखो, ये बड़ा टफ है भाई, इतना आसान नहीं है। तुम लोग को लग रहा है डेफिनेशन रट डालूंगा, इसी पे केस बना के पूछ देगा तो क्या करोगे? क्यों हर लाइन पे एग्जाम्पल दे रहा हूं? क्यों क्यों बेकार में अपना टाइम क्यों खराब कर रहा हूं? जल्दी से निकाल दूं मैं भी। अरे टाइम खराब नहीं कर रहा हूं, तुमको तैयार कर रहा हूं। सब पे क्या बना के पूछेगा? केस। एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये बताओ, दिल्ली का ट्रेड बैरियर, ट्रेड बैरियर का मतलब बाधाएं, ट्रेड बैरियर का मतलब बाधाएं, और बैंगलोर का ट्रेड बैरियर, दोनों भारत में है पर दोनों का अलग अलग है। आप दिल्ली में अभी छोड़ दीजिए 10-20 दिन, कहीं भी ठेला लगा सकते हैं जी, कहीं भी ठेला लगा सकते हैं आप, है ना, डीएनडी गोलगप्पे, मन हुआ लगा दिया जी, पुलिस आई 50 रुपया दे दिया, 100 रुपया दे दिया जी, ऐसे ही चलता है, तभी तो ये हाल है। लेकिन क्या यही चीज बेंगलोर में पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। वहां पे लाइसेंस लेके लगता है, ठेला वहां भी लगता है पर लाइसेंस लेके। दिल्ली में आधा काम बिना लाइसेंस का होता है। तो यहाँ का ट्रेड बैरियर, वहाँ के ट्रेड बैरियर में दिक्कत है। इसलिए कहता है लोग दिल्ली में गरीब लोग भी रह सकता है, पर बैंगलोर में गरीब नहीं रह पाता है। सुना होगा आपने। कितने लोग बैंगलोर गए हैं? गए हैं? क्या देखा वहाँ? बहुत सारी चीजें देखा। मत बताओ तो मैं समझ गया। सुनो इधर, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो दिल्ली का ट्रेड बैरियर, अच्छा उसको छोड़िए, दिल्ली से आप कहाँ बैंगलोर आपको लग रहा है? दिल्ली के भी नज़दीक में ही चले जाइए आप चले जाइए गुरुग्राम। गुरुग्राम का एक एरिया है, वो बड़ा बढ़िया है, बड़ा वही उतना ही दूर अच्छा लगता है बस। कौन बोलते हो उसको? एरो सिटी नहीं वो, अरे बताओ, वहाँ पे पूरा एकदम अमेरिका की तरह बना दिया, रात में बड़ा बढ़िया लगता है वो, क्या तो नाम है उसका, सिटी, कोई सिटी कहते हैं उसको, साइबर सिटी शायद, हाँ साइबर सिटी का एरिया देखिए। अच्छा साइबर सिटी का ट्रेड बैरियर, आपको लगता है साइबर सिटी में कोई ठेला लगा लेगा वहाँ? अच्छा छोड़ो, तुम कहा गुड़गांव हरियाणा घुस गए, दिल्ली में, साउथ दिल्ली में आप चले जाइए। साउथ दिल्ली का कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे आप ऐसा कुछ नहीं देखेंगे, लेकिन लक्ष्मी नगर में आप देखिए, आज इसका मन है ठेला लगाने का, लगा देगी आज जी। अभी मत लगाना, अभी G20 का पूरा हटा रहा है। कल पहली बार लाइफ में मैंने पुलिस को झाड़ू मारते देखा लक्ष्मी नगर में जी, पुलिस तक झाड़ू लगा रही है यहाँ। ये हालत लक्ष्मी नगर को तो ऐसा चमकाया है
कि आप कहीं बैठ जाओगे ना तो आपका पैंट गंदा नहीं होगा। पहले खड़े खड़े पैंट गंदा हो रहा था। अच्छा पहले बताइए, लक्ष्मी नगर, मानो ना मानो, मेरा भी बोर्ड उतरा, मेरे भी बिल्डिंग को तोड़ दिया एमसीडी वालों ने, लेकिन एक अच्छी बात है, कम से कम लक्ष्मी नगर साफ कर रहा है। बहुत इतना सफाई मैंने आज तक, तुम लोग तो नए नए बच्चे हो, तुम लोग, कॉमनवेल्थ गेम हुआ था दिल्ली में, मैं उस समय भी था, काफ़ी पुराने हैं आप, है ना, मैं उस समय भी था, उस समय भी इतनी सफाई नहीं हुई थी जितना अभी कर दिया। जगह जगह गमले रख रहा है, और देख लेना सितंबर के बाद सारे गमले लोगों के घर में नजर आएंगे। जो तुम्हारा सबवे है, सबवे में इतना लाइट लगाया है 5-10 जगह, और 10 लाइट देखिएगा कहाँ लगा हुआ नजर आएगा। क्या सबसे पहले लगता है आप ही करेंगे, नजर आप ही की है उस पर। अच्छा उसका सबवे में देखो एक इतना बड़ा सा वो लगा दिया है, वो शीशा टाइप का, कि अगर आप इधर से जा रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा उधर से कौन आ रहा है। और मेरा स्टूडेंट को सबको देखा 3-4 को, मैंने कहा मान लो यहाँ पे लोगों को ना सोना का कटोरा भी दे दो तो उसमें भीगी मांगेगा। मतलब अजीब हालत है। वो लोग बेचारा आके क्या देखेगा, वो किसके लिए लगाया जाता है। पहले तो 90% को मालूम नहीं था कि शीशा लगाया क्यों, और टेढ़ा क्यों लगाया भाई, हम इधर से जा रहे हैं तो हमें दिखना चाहिए। अच्छा क्यों लगाते हैं वो सामने से, कहा बेकार है, हमें तो ज्यादा मजा आता था जब धक्का लगता था। तो आइए आगे, तो बताइए। अच्छा एक बात बताओ, जरूरी है कि ज्योग्राफी के लिए देश बदले, शहर बदले, या ये देखना कि ट्रेड बैरियर कितना है। साउथ दिल्ली में ट्रेड बैरियर ज्यादा है और ईस्ट दिल्ली में ट्रेड बैरियर उतना नहीं है। तो क्या साउथ दिल्ली का कंपटीशन कभी ईस्ट दिल्ली से हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि ट्रेड बैरियर का भी फर्क है। वो छोड़िए, लक्ष्मी नगर से आगे प्रीत विहार है, देखा लक्ष्मी नगर का अगला मेट्रो स्टेशन, मॉल के बाद प्रीत विहार है। प्रीत विहार में जाके देख लीजिए आप, कितना साफ सुथरा है, कितना साफ सुथरा। उन्होंने पौधा लगाया है रोड किनारे, और पौधा सही सलामत है। लक्ष्मी नगर में पौधा के बीच में बाइक लगा दिया। और आप, मैंने देखा उधर जगह ज्वेलरी का बहुत सारा ब्रांड है, एक भी फ्लैक्स बोर्ड नहीं है। नॉर्मल जो फ्लैक्स होता है, सब 1-1, 2-2, 4-4 लाख रुपए का बोर्ड लगाया हुआ। और लक्ष्मी नगर में एक भी 4 लाख का बोर्ड नहीं है, क्योंकि बोर्ड खोल लेता रात में। एक मैंने ही थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक लगाया जिसमें CS लिखा हुआ चलता रहता है, वो भी मैंने पूरा बिल्डिंग करा के रखा है, उसका भी 1-2 बार तार काट के ले गया जी, तार भी काट ले रहा है। नल का वो जो टोटी है वो भी खोल के ले जा रहा है। आपको नहीं मालूम है लक्ष्मी नगर में क्या क्या हो रहा है। अगला, कहा रात में हम ही करते हैं सर ये सब, आपका फीस कहां से भरे हैं। चलिए अगला, लोकल स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट, जल्दी बोलो क्या है लोकल स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट। मुझे लगता है ये एग्जांपल वही जो बोल रहा था वही, उधर के लोकल का स्पेसिफिकेशन अलग है, हमारे यहाँ का लोकल का स्पेसिफिकेशन अलग है। अगला, नेशनल प्रोक्यूरमेंट पॉलिसीज। अब ये क्या होता है, प्रोक्यूरमेंट मतलब सप्लाई होता है, प्रोक्यूरमेंट मतलब सप्लाई, तुम करोगे तो सप्लाई, सामने वाला उसको क्या समझेगा, परचेज। आइए, आपको मालूम है सरकार ऐसे करती है, जैसे आपने सुना होगा कि जो डिसएडवांटेजियस रीजन होते हैं, क्या होते हैं, डिसएडवांटेजियस रीजन, वहाँ का सप्लाई का अलग कहानी है, और जो प्लेन्स हैं उनके सप्लाई का अलग कहानी है ना। जैसे दिल्ली में सरकार वही चीज़ महंगा बेचती है, और वही चीज़ अगर आप देख लोगे नॉर्थ ईस्ट के इलाके में, तो सरकार वही चीज़ उधर सस्ते में बेचती है। आपको मालूम है ये बात, क्योंकि वहाँ पर बिजनेस का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, तो लोगों को चीज़ें मिल नहीं पाती हैं। लेकिन दिल्ली में क्या है, सप्लाई चेन बहुत अच्छा है, ट्रक से आ जाता है, ट्रेन से आ जाता है, एरोप्लेन से आ जाता है, तो यहाँ पर फिर क्या करते हैं, वो महंगा देते हैं, क्योंकि मालूम है सप्लाई में ज़्यादा खर्च नहीं होगा, लेकिन माउंटेन पर सप्लाई में बहुत खर्च हो जाता है। तो आपने देखा होगा बहुत बार किसी प्रोडक्ट पर दाम लिखा होता है, इन स्टेट्स के लिए अलग और इन स्टेट्स के लिए अलग। तुमने देखा होगा, कहाँ से हमने देखा, दिल्ली में शराब सस्ता है और दूसरे जगह महंगा है, वो तो जानता ही है सब। अगला, हाँ अगला, एडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी, सेम एग्जांपल। क्या लगता है आपको, हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और दिल्ली के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेम है कि बहुत बड़ा डिफरेंस है उनका? बहुत बड़ा डिफरेंस, अभी तो हिमाचल में बहुत बुरा हो रहा है। अगला, फिर वही अगला, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, दिल्ली में सस्ता है और दूसरे जगह पे बहुत महंगा है। दिल्ली में एक सबसे अच्छी चीज़, चाहे तुम 100 गाली दिल्ली को दे दो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत बढ़िया है। खासकर लक्ष्मी नगर में जो बच्चा रह रहा है, आप रात 12 बजे आइए, 2 बजे आइए, 3 बजे आइए, ऑटो वाला इधर ही सोता है। लेकिन कुछ इलाकों में, नोएडा के सोसाइटी के इलाके में चले जाइए, आपको एक ऑटो दिखेगा नहीं। तो दिल्ली में एक बात है, दिल्ली में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे हैं। मैं दो तीन स्टेट्स में गया था,
कोलकाता गया, इतना परेशान हुआ ना मैं कि मैं क्या बताऊं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एकदम घटिया है वहाँ का। एयरपोर्ट से मुझे कहीं जाना था, बड़ा दिक्कत हुआ मुझे। मैं सिर्फ 2 घंटे के लिए गया था, 2 घंटे के लिए गया, मतलब फ्लाइट गया, शादी अटेंड किया, शादी अटेंड करके 2 घंटे के बाद फिर वापस फ्लाइट, फिर दिल्ली वापस। तो मैं 2 घंटे के लिए कोलकाता गया था, 2 घंटे में गुस्सा हो गया कोलकाता पे मैं। दिल्ली का आदमी को कोई दूसरा सिटी पसंद ही नहीं आता है ना। पता नहीं आप में से कोई अगर कोलकाता को तो बुरा मत मानना, लेकिन दिल्ली जैसा तो नहीं है। लैंग्वेज, आज एक बात बताओ, मैं साउथ इंडियन स्टूडेंट को क्यों नहीं पढ़ा पाता हूं या क्यों नहीं पढ़ा पाऊंगा? लैंग्वेज। तो क्या एक बात बताइए, केरल, जो केरल का स्टूडेंट है सीएस का और जो दिल्ली का सीएस का स्टूडेंट है, उस दोनों में किस चीज का दिक्कत है? लैंग्वेज का दिक्कत है कि नहीं? पहले बताइए। अगला, कंज्यूमर प्रेफरेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अलग अलग जगह का अच्छा, मुझे लगता है साउथ इंडियन लोग खट्टा ज्यादा खाते हैं क्या? साउथ इंडियन लोग नहीं, उनके सब चीज में आप देखिए, वो जो सांबर उम्बर और क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं वो, इडली सांबर और जो भी चीजें होती हैं, डोसा वोसा, शायद वो खट्टा ज्यादा खाते हैं। खट्टा ज्यादा खाते हैं, मीठा ज्यादा खाते हैं वो। उनके साथ मैंने सुना उनके हर सब्जी उब्जी में, ये सब चीज में थोड़ा सा खट्टापन रहता है। तो उधर के लोगों का जो क्या है, टेस्ट प्रेफरेंस है, वो क्या है? खट्टा। अच्छा, इधर के लोगों को जो नॉर्थ इंडियंस होते हैं, मसालेदार, लाल लाल एकदम, है ना, ऐसा ही ना। तो एक बात बताओ, सुनो इधर, जो ऐसे लोग हैं जो खट्टा प्रोडक्ट बनाते हैं, उनके लिए रेलेवेंट मार्केट कौन हुआ? साउथ इंडिया। और जो लोग एकदम वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जो स्पाइसी को, नहीं स्पाइसी को मैं सुपर स्पाइसी, ये स्पाइसी, रेड स्पाइसी, ऐसे से है, क्या बोलते हैं? पेरी पेरी, ये क्या है? जो भी है, पेरी पेरी मसाला। अगला, अच्छा, और हाँ, ये पकड़ो, आफ्टर सेल सर्विस कहाँ अच्छा होगा पहले बताओ? दिल्ली में ज़्यादा अच्छा है या दिल्ली के बगल में ही देखें तो यूपी में ज़्यादा अच्छा है? दिल्ली में। दिल्ली में आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छा है। आप अभी तुरंत टीवी खरीद के आइए, शाम तक में आपका इंजीनियर आ जाएगा, टीवी घर में टांग के चला जाएगा। और आप यूपी के किसी जिला में, किसी डिस्ट्रिक्ट में आप टीवी खरीद के ले जाइए, 3 दिन के बाद आएगा। हाँ, अरे हर जगह नहीं है, सुनिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए, मेरी बात सुनिए, हर जगह नहीं। जैसे लखनऊ है, लखनऊ में हो जाएगा तुरंत, कानपुर में हो जाएगा तुरंत, लेकिन आप किसी सेकेंड टीयर या थर्ड टीयर डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं, नहीं आता। अरे अभी भी आप देखिए, एक अभी कुछ दिन पहले एक सीरीज, आजकल सीरियल तो आता नहीं, सीरीज पंचायत, तो ऐसा भी जगह है कि नहीं इस देश में जहां पे चीजों को पहुंचने में बहुत टाइम लगता है? अभी भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे लेटर्स नहीं पहुंच पाते हैं जी, ऐसे जगह अभी भी हैं जहां पे कोरियर सर्विस नहीं पहुंच पाता है। तो आप किस दुनिया में? तो आफ्टर सेल सर्विस कहीं पर अच्छा होता है और कहीं पर अच्छा नहीं होता। तो याद रखिए, कंपटीशन कहां करोगे? इररिलेवेंट मार्केट में या रेलेवेंट में? और रेलेवेंसी किससे हो जाएगी? ज्योग्राफी से भी हो जाती है। अच्छा, ज्योग्राफी से कब कब होगी? इन सब मैटर्स में। कितने मैटर से गिनो? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 चीजों को देख के आप तय कर सकते हैं कि वो रेलेवेंट ज्योग्राफिकल मार्केट है या नहीं है। अच्छा, 8 में अगर नेगेटिविटी है तो इसका मतलब वो रेलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट नहीं है, आप वहां कंपटीशन नहीं देखेंगे। आ जाओ, अगला रेलेवेंसी किससे कर रहे हैं हम? प्रोडक्ट से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं एग्जैक्टली? प्रोडक्ट से कर रहे हैं। अच्छा, प्रोडक्ट में एक बात बताओ, कौन से प्रोडक्ट में कंपटीशन होता है? सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ये है, नहीं बोल रहा है कोई। पेन और पिज्जा में कंपटीशन होगा? दोनों में पी लगा हुआ है, क्यों? क्या ये प्रोडक्ट इंटरचेंजेबल हैं? जल्दी बताइए। अच्छा, पेन और पेंसिल कुछ हद तक, पेन और पेंसिल यस इंटरचेंजेबल हैं, लिख, दोनों से लिखा ही जाता है ना, मालूम है ना, दोनों से लिखा ही जाता है। तो प्रोडक्ट में क्या चेक करोगे? ज्योग्राफी चेक करोगे या सब्स्टिट्यूट है कि नहीं? तो सब्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो सब्स्टिट्यूट है तो कंपटीशन है, सब्स्टिट्यूट नहीं है तो वो कंपटीशन नहीं है। आइए देखते हैं। अच्छा, क्या क्या चेक करोगे इसमें? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और एंड यूज, है ना। पेंसिल का एंड यूज क्या है? लिखना। पेन का एंड यूज क्या है? लिखना। तो दोनों में कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है? रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्क, है ना। चलो अगला, प्राइस। अब देखिए, ऐसे तो तुम्हारा जो ओप्पो फोन है,
और आईफोन है, दोनों का एंड यूज सेम है, फ़ोन पे बात करना है, लेकिन दोनों के प्राइस में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो सिर्फ एंड यूज से नहीं होता, प्राइस से भी होता है। आपका कभी भी ओप्पो का कंपटीशन किससे नहीं हो सकता? आईफोन से नहीं हो सकता। याद रखिएगा। कितने बच्चे आईफोन वाले हैं क्लास में? बस 2 ही लोग हैं। काफ़ी गरीब क्लास है यार मेरा। सैमसंग वाले कौन है? सैमसंग, सैमसंग, सैमसंग वाले इतने लोग। क्या बात, आजकल लोग सैमसंग आईफोन नहीं ले रहे हैं क्या? हाँ, अच्छा कितने लोग ओप्पो, ओप्पो, वीवो? अरे क्या है, बाकी लोग कौन सा फोन ले रहा है? चाइनीज फोन ले रहे हैं हम। ज्यादा कौन चल रहा है? रेडमी। रेडमी को तो भारत में लड़कियों ने ही ब्रांड बना दिया, हर लड़कियों के पास ज्यादातर रेडमी दिखता है। अच्छा कंज्यूमर प्रेफरेंस, अच्छा रुकिए इधर, कंज्यूमर प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इधर देखिए आप, गुड़गांव का कुछ इलाका का कंज्यूमर प्रेफरेंस हमेशा आईफोन होगा, लेकिन दिल्ली में ऐसे ऐसे भी जगह है जहाँ जे कॉलोनी है। क्या है? जे कॉलोनी। मुझे पहले पता नहीं था, दिल्ली आया था तो मुझे लगता था जे कॉलोनी का मतलब कोई कॉलोनी बड़ा सा होगा। बाद में किसी ने बताया मुझे उसका नाम है झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी। नहीं, मुझे नहीं पता था ये बात। नहीं, मुझे अब जो लोग दिल्ली हाइट नहीं है, बाहर से आए हैं, उसको क्या मालूम जे कॉलोनी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मुझे लगता था जे कॉलोनी जैसे और कोई कॉलोनी, अमर कॉलोनी, ये कॉलोनी, तो ऐसे कोई कॉलोनी होता होगा। किसी ने मुझे बताया कि जे कॉलोनी का मतलब झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी है। मुझे नहीं पता था बात। अब बताइए कोई जे कॉलोनी, इसमें किसी की बुराई नहीं है, हर इंसान इंसान है, जहाँ रह रहा है, जिसका जहाँ औकात है वो रह रहा है। भगवान करे सबका भला हो जिंदगी में, है कि नहीं? है ना? राजा रंग बन सकता है, रंग राजा बन सकता है, जिंदगी में किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी जब हम पढ़ते हैं, चीज़ों को देखते हैं, तो थोड़ा ये देखना पड़ता है। तो जे कॉलोनी का कंज्यूमर प्रेफरेंस देखा जाए तो कभी भी आईफोन नहीं होगा, क्योंकि वो उनके लिमिट में नहीं है। लेकिन वही गुड़गांव के जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, वहाँ पर ज़्यादातर लोगों के पास आईफोन ही मिलेगा। तो कंज्यूमर प्रेफरेंस भी बहुत ज़रूरी है, किस जगह पे आप रह रहे हैं, है कि नहीं? अगला, एक्सक्लूजन ऑफ इन हाउस प्रोडक्शन, इससे बड़ा फर्क पड़ता है। इन हाउस का मतलब क्या होता है, सो सुनिए। एक बात बताओ, चाइना का कोई प्रोडक्ट और भारत का कोई प्रोडक्ट में दिक्कत हो जाता है। कैसे दिक्कत हो जाता है, सो सुनिए आप। जैसे मैं बता रहा हूँ, चाइना से जो प्रोडक्ट आया वो इम्पोर्टेड है। इम्पोर्टेड प्रोडक्ट और जो भारत में बना वो प्रोडक्ट, दोनों में कंपटीशन नहीं हो सकता। उसका कारण है चाइना को इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा मिलता है। वो सिर्फ भारत को नहीं बेचता है, वो पूरे वर्ल्ड को भेजता है। तो पूरे वर्ल्ड को भेजने के लिए उनकी फैक्ट्रीज में करोड़ों बनता है, तो उनका प्राइस हो जाता है कम। तो इसको आप कंपटीशन किससे करेंगे कि भारत में ही जो बन रहा है। अब भारत का इंपोर्टेड के साथ कंपटीशन करोगे तो काम चलेगा नहीं। ठीक है। अगला, एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोड्यूसर्स। क्या भारत में स्पेशलाइज्ड प्रोड्यूसर्स हैं या नहीं है ना? बहुत सारी चीज़ें, जैसे मालूम जो आईटी से जुड़ी हुई चीज़ें है उसका स्पेशलाइज्ड नहीं है भारत में। आईटी के मामले में कौन आगे है? जापान है, अमेरिका है, ये सब है ना। कौन कौन है? साउथ कोरिया कि नॉर्थ कोरिया? साउथ कोरिया, ये सब काफ़ी आगे है। अगला, क्लासिफिकेशन। तुम लोग को मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, कहाँ बताता हूँ तुमको, सुनो। तुम लोग को पढ़ाया था जब मैं पढ़ा रहा था सिन नंबर। सिन नंबर में याद होगा हर सेक्टर को बांट दिया जाता है, याद है? जैसे 62 शायद एयर ट्रांसपोर्ट था, 62 एयर ट्रांसपोर्ट ही था ना। 17 रिलायंस का जो 17 था वो टेक्सटाइल था। तो एक बात बताइए, वो भी तो प्रोडक्ट अलग अलग प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन करते हैं ना वो। तो प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन उससे ही पता चल जाएगा आपको कि रिलेवेंट प्रोडक्ट है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने बता दिया, रिलेवेंसी 2 चीज़ से उठाते हैं। बोलो क्या क्या चीज़ से उठाते हैं, जल्दी बोलो। रिलेवेंट प्रोडक्ट से और रिलेवेंट ज्योग्राफिक से। और तब हम चेक करते हैं कि कंपटीशन है या नहीं है। कंपटीशन है तो कौन सा कंपटीशन, फेयर है या अनफेयर, याद रहेगा। चलो अब हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? CCI के बारे में, है ना। चिंता मत करो, लाइट आएगी वापस। क्यों ब्रेक, क्यों? भूख लग गई? अरे ये तो खत्म है, 10 मिनट में खत्म। ये लो 10 मिनट में खत्म, ये देखो इधर, हाँ देखो 10 मिनट में खत्म। चलो हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जल्दी बताओ। CCI। ये क्या हुआ, लाइट आई क्या? अरे तुमने बंद किया था क्या वहां से? बैठो बैठो, जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठो यार। क्या हो गया? पंखा बंद करवा दूं सबका? देखो इधर देखो, जल्दी से किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जल्दी बताओ। CCI। तो गर्मी से हालत खराब है भाई, लेकिन क्या करें, जिंदगी इसी का नाम है। आइए, CCI कौन है? कंपटीशन रेगुलेटर। कौन है?
कंपटीशन रेगुलेटर, फुल फॉर्म कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो सीसीआई के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो सीसीआई यहाँ लिखो शॉर्ट फॉर्म में सीसीआई, और ऐसे डैश करके क्या लिखो, कंपटीशन रेगुलेटर, कंपटीशन रेगुलेटर, कंपटीशन रेगुलेटर लिखा। तो बताइए भारत में फाइनेंशियल रेगुलेटर कौन है, आरबीआई। स्टॉक मार्केट रेगुलेटर कौन है, सेबी। कंपनीज रेगुलेटर कौन है, एमसीए। उसी ढंग से कंपटीशन रेगुलेटर कौन है, सीसीआई। ठीक है, चलो भाई सीसीआई को कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, चलिए जो सीसीआई होगा वो एक बॉडी कॉर्पोरेट होगा जिसका परपेचुअल सक्सेशन होगा, एक कॉमन सील होगा, है ना, और उसका हेड ऑफिस कहाँ होगा, न्यू दिल्ली में। ठीक है, सीसीआई से तुम लोग को एक बार मिलवा देता हूं, देख लो सीसीआई। सीसीआई से मिलना है, लिए लो। आ गया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, हिंदी में क्या बोलते हैं, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। कुछ लोग फोटो देखे बोले ये है क्या सीसीआई, तो भाइयों बहनों प्रधानमंत्री हैं हमारे, हैं निर्मला सीतारमन, क्यों, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, अभी कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर यही है ना। ठीक है, तो ये इन सब का फोटो आ रहा है, ये देख लो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, है ना, ये सब पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो सब फोटो थोड़ा बदलना नहीं चाहिए। ये कौन साहब हैं, अरुण जेटली साहब, इन्होंने सीएस के लिए बहुत कुछ किया और इन्होंने ही सीसीआई के ऑफिस का क्या किया होगा, उद्घाटन किया होगा, इसलिए उनका आगे, है ना। इसमें ये सीएस ओएस का बहुत ज़्यादा रोल है, कंपनी सेक्रेटरी का बहुत रोल है। सीसीआई का भी केस लेते हैं ना हम लोग, कंपनी सेक्रेटरी सब लेता है ना सीसीआई का केस, तो तुम लोग को इसलिए पढ़ा रहा हूँ। आ जाओ सीसीआई में जरा बताओ तो सीसीआई का कंपोजिशन क्या क्या होगा, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। आइए, सीसीआई में एक चेयरमैन होंगे और कुछ क्या होंगे, अदर मेंबर्स। स्पीड में एक होंगे चेयरमैन और दूसरे कौन होंगे, अदर मेंबर्स। जो चेयरमैन हो गया वो हो गया मान लो जज, मेन जज, और अदर मेंबर्स उनके सहायक। ठीक है, अच्छा ये कम से कम कितने होने चाहिए सब मिला के, 2। अरे भाई एक तो चेयरपर्सन होगा, मतलब चेयरमैन, और एक अदर मेंबर, एक तो होगा कम से कम। तो लेस देन मतलब 2 से कम होना नहीं चाहिए। ज़्यादा ज़्यादा कितने हो सकता है, 6। तो 2 से 6, 2 से 6, कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 6, इतने लोग होंगे। इन सबों को कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, है कि नहीं। आ जाओ भाई जरा देखे कि चेयरमैन और मेंबर्स इन दोनों का क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन किसी एक का या दोनों का है, दोनों का है। शुरू करें, आइए। सबसे पहला तो है जनरल, दे शैल बी द पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग, मतलब उनकी काफ़ी अच्छा नाम उसका मार्केट में हो, मतलब उनके खिलाफ कोई केस वेस पहले से ना हो। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ से देखो, या तो आप थे, या तो आप थे का मतलब वॉज, लिखो वॉज, वॉज का मतलब रिटायर्ड, वॉज का मतलब रिटायर्ड, लिखा रिटायर्ड। या आप बन सकते हैं क्या, हाई कोर्ट के जज। तो ये हो गया नंबर 1 क्वालिफिकेशन। बोलो नंबर 1 में कैसे बोलोगे, या तो आप थे या बन सकते हैं क्या, हाई कोर्ट के जज। तो आप सीसीआई के क्या बन सकते हैं, चेयरमैन या मेंबर, याद रहेगा। दूसरा यहाँ से और है ना वर्ड, और का मतलब दूसरा भी है, या आपके पास स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस हो, कितने साल का, 15 साल का, है ना। किसमें, सीएसडब्ल्यूटी से लेकर प्रोफेशनल तक का सारे सब्जेक्ट का नाम बोल दो, इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, कॉमर्स, लॉ, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट। तो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या एक कंपनी सेक्रेटरी सीसीआई का चेयरपर्सन बन सकता है, मतलब चेयरमैन बन सकता है, कौन से रूट से, रूट नंबर 2 से। अगर सीएस बने हुए आपको 15 साल हो गया, सीएस बने हुए कितना साल हो गया, 15, तो इसका मतलब लॉ में आपको 15 साल का एक्सपीरियंस। अरे सीएस का मतलब लॉ ना, तो सीएस को कितने साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का एक्सपीरियंस, तो सीएस भी बन सकता है। और आप लोगों को बताया था मैंने एमएस साहू, जिनका साइन मेरे सर्टिफिकेट पर है, यहाँ मेंबरशिप सर्टिफिकेट जो लगा हुआ है, एमएस साहू, जो मैं उस समय सीएस बना जब एमएस साहू सेक्रेटरी थे आईसीएसआई के, वो कंपनी सेक्रेटरी हैं, वो सीसीआई के क्या रह चुके हैं, मेंबर, चेयरमैन नहीं, क्या रह चुके हैं, मेंबर। तो बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरी ऐसे हैं जो इतने बड़े बड़े पोजीशन पे बैठे हुए, है ना। चलिए, अच्छा ये लोग कितने साल के लिए अपॉइंट होंगे एक बार में, 5 साल, और द एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। अच्छा एज अगर बचा हुआ है
तो क्या इनको दूसरा भी टर्म दिया जा सकता है 5 साल का, कि एक ही टर्म मिलेगा? याद रखना, इनका रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है अगर एज बचा हुआ होगा तब। अच्छा, एज नहीं बचा हुआ तो कहां से रीअपॉइंटमेंट होगा? एज कहां तक जाएगा? 65 ईयर्स में उनको रिटायर होना पड़ेगा। याद रहेगा आगे। अच्छा, एक बार ये लोग अपॉइंट हो गए, चेयरपर्सन है या मेंबर है, एक बार ये अपॉइंट हो गया, तो क्या जिंदगी भर सरकारी दामाद की तरह बैठे रहेंगे या इसको निकाला भी जा सकता है? ये याद रखना, निकाला। रिटायरमेंट अलग होता है, रिटायरमेंट इज्जत से होता है, और रिमूवल का मतलब निकालना, हटाना। कब कब इनको हटाया जा सकता है? जब खुद ही इंसॉल्वेंट हो गए हो। बताइए, अगर वो इंसॉल्वेंट हो गए तो उनको रखोगे आप? जो इंसॉल्वेंट होता है उसकी कॉमर्शियल इनकैपेसिटी हो जाती है। क्या हो जाती है? कॉमर्शियल इनकैपेसिटी। अगला, ये कहीं नौकरी करते हुए पकड़े गए। क्या करते हुए पकड़े गए? नौकरी करते हुए पकड़े गए, तो नौकरी नहीं कर सकते, आप एक ही जगह रहेंगे। अगला, आप किसी ऐसे ऑफेंस में कन्विक्ट हुए हैं जो किससे जुड़ा हुआ है? मोरल टर्पिट्यूड। मोरल टर्पिट्यूड मतलब नैतिकता के आधार पे। किसके आधार पे? नैतिकता के आधार पे, है ना। अगला, मालूम चला आपका कुछ ऐसा फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट है जिससे लग रहा है कि अब आप इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे। जैसे मालूम चला सीमेंट कंपनी के खिलाफ केस आया। किसके खिलाफ केस आया? सीमेंट कंपनी। अब मालूम चला सीमेंट कंपनी में चेयरमैन का बेटा ही एमडी है, तो चेयरमैन का बेटा एमडी है, तो वो केस तो नहीं लेना चाहिए ना इनको। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला, आपने अपने पोजीशन को मिसयूज किया। एब्यूज का मतलब गाली देना नहीं, यहाँ मिसयूज है। ये नहीं कि मालूम चला अपने पोजीशन को दे दे के गाली दे रहे हैं। एब्यूज का मतलब मिसयूज। और लास्ट में आप क्या हो गए? फिजिकली और मेंटली इनकैपेबल। तो बताओ, 1 2 3 4 5 6, 6 में से जल्दी बताइए, कोई 3 बताइए जब ये इनकैपेबल हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे। अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल आ गया फिर से। बोलो क्या क्या? ड्यूटीज, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ सीसीआई। सबसे पहले बात करते हैं ड्यूटीज। सबसे पहले वही, ऐसे प्रैक्टिसेस को नहीं होने देगा जिससे कंपटीशन पे कैसा असर हो रहा है? एडवर्स असर हो रहा है। कंपटीशन को बढ़ावा देने आए, खराब करने थोड़ी आए। अच्छा, क्या कंपटीशन को ये बढ़ावा देंगे, प्रमोट करेंगे? बोल ही नहीं रहा कोई। अगला, क्या कंज्यूमर के हितों की रक्षा करेंगे? और उसके बाद क्या वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि भारत में फ्रीडम ऑफ ट्रेड हो? कोई भी अगर ट्रेड करना चाहे तो उसको ट्रेड करने दिया जाए, उसको जबरदस्ती रोका ना जाए। जल्दी से 4 बोलो स्पीड में। ऐसे प्रैक्टिसेस होने नहीं देंगे जिससे कंपटीशन पे गलत असर हो रहा है। फेयर कंपटीशन को बढ़ावा देंगे, कंज्यूमर के हितों की रक्षा करेंगे और फ्रीडम ऑफ ट्रेड को एंश्योर करेंगे। याद रहेगा। अब आइए पावर्स। क्या है? पावर्स एंड फंक्शन। पावर्स एंड फंक्शन। क्या सीसीआई के पास पावर है ये देखने का कि एग्रीमेंट का कहीं एप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है कंपटीशन पे? अगर एप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट दिख गया तो वो घोषित कर देंगे कि वो एग्रीमेंट क्या है? एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, उसको कर देंगे नल एंड वॉइड। दूसरा, कोई भी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट हुआ है या एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन हुआ है, क्या उसका इंक्वायरी करवा सकता है ये? अरे बोलते चलो, बाकी आगे हम ये सब पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक लिस्ट के तौर पे जल्दी जल्दी बोलो। अगला, कॉम्बिनेशन से कहीं एप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट तो नहीं हो रहा है कंपटीशन पे? तो सुनिए, 3 चीजों से डील करता है कंपटीशन एक्ट, अभी ब्रेक के बाद ही बताने वाला हूं। पहला एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, दूसरा एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, और तीसरा कॉम्बिनेशन। ये 3 चीजों पे ही चलता है, और ये अभी ब्रेक के बाद जब हम पढ़ेंगे तो इसी तीनों चीज पे पढ़ना है। तो आप ये छोड़ दो, ये 3 चीज क्या होती है ना? एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट क्या होता है, एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये भी हम पढ़ेंगे ब्रेक के बाद। अच्छा, ये तुम्हें कंपनसेशन दिलवा सकते हैं? बोल ही नहीं रहा कोई। अगला, क्या आपको फाइनल रिलीफ ही देंगे या इंटरिम रिलीफ भी दे सकते हैं? इंटरिम का मतलब अभी केस फाइनल नहीं हुआ, बीच में ही कुछ आपको जैसे स्टे लगा दिया। क्या लगा दिया? स्टे। स्टे क्या होता है? फाइनल होता है या बीच वाला डिसीजन? बीच वाला। इंटरिम रिलीफ भी दे सकते हैं। फाइन लगा सकता है, लगाया तो था 6,700 करोड़ का। डी मर्जर करा सकता है कंपनी को, मतलब कंपनी को बांट दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, उसको क्या बोलते हैं? डी मर्जर। मर्जर में कंपनीज मिलती हैं, डी मर्जर में कंपनीज बढ़ती हैं। जैसे किसी को कोई कंपनी मालूम चला बहुत बड़ी बन रही है और अपने डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज कर रही है, तो क्या उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता है डीमर्जर करा के, जिससे कि जब तुम रहोगे नहीं बड़े तो बड़ेपन का फायदा कैसे उठाओगे? छोटा करो इसको। और अगला, घटिया कंप्लेंट दाखिल किए हो तो उस पर गुस्सा भी हो सकता है ना? तो कंप्लेंट हमेशा क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। गलत कंप्लेंट करोगे तो तुम्हारे खिलाफ ही केस कर देगा। बस अब कुछ ही देर है, बस एक ही पेज तो बचा।
चलो जल्दी से, बस 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 हो ही गया, ये लो प्लीज, गाली गलौज मत करो, इधर देखो। आइए, अच्छा एक बात बताइए, अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? पावर। जो बताओ, जो सीसीआई है वो रेगुलेटर है, लेकिन मैंने बताया था रेगुलेटर के साथ साथ वो क्वासी जुडिशियल बॉडी भी है। क्या है? क्वासी जुडिशियल बॉडी। लिखो जल्दी से, क्वासी जुडिशियल बॉडी। तो एक बात बताइए, जितने भी क्वासी जुडिशियल बॉडी है, तुम लोग को शुरू में ही जब एनसीएलटी पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? एनसीएलटी। तो ये सब पढ़ा चुका हूं मैं, लेकिन मैं फिर से दोबारा पढ़ा रहा हूं, है ना। आइए, एक बात ध्यान रखिए, जितने भी क्वासी जुडिशियल बॉडी होते हैं, क्या वो सीपीसी से चलते हैं? क्या? नहीं। क्या वो सीआरपीसी, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट से चलते हैं? क्या? नहीं। वो बने हैं कंपटीशन एक्ट में, तो बस वो कंपटीशन एक्ट से चलते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहाँ से चलेंगे? वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और कंपटीशन एक्ट से चलेंगे। वो सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट से बाउंड होते नहीं है, क्योंकि ये क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं। अगर इनको भी सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट लगा दोगे तो यहाँ भी तारीख पर तारीख पड़ता रहेगा और जल्दी से डिसीजन आएगा नहीं। तो इनके खुद के प्रोसीजर होते हैं, इनके खुद के क्या होते हैं? प्रोसीजर होते हैं। इनका मन होगा संडे को हियरिंग कराना, करा देंगे। इनका मन होगा रात 10 बजे हियरिंग कराना, करा देंगे, है ना। अच्छा एक बात बताइए, लेकिन एक बात बताओ, ये क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं, पूरा तो जुडिशियल बॉडी है नहीं, तो क्या इसको सीपीसी से थोड़ा कोर्ट वाला पावर देना पड़ेगा? आपको थोड़ा सा कोर्ट वाला पावर देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोर्ट का तो कोई बात मानता नहीं है, क्वासी जुडिशियल बॉडी का कौन मानेगा? तो इसलिए बोल दिया कि क्वासी जुडिशियल बॉडीज होने के बावजूद आपके पास कुछ कोर्ट वाले पावर होंगे। जैसे आप किसी को समन भेज रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं, किसी को ओथ पे एग्जामिन कर रहे हैं, तो माना जाएगा जैसे आप कोर्ट हैं। क्या माना जाएगा? जैसे आप कोर्ट हैं। अगला, आपसे सबूत मांगा जा रहा है, तो सबूत जो है वो आपको एफिडेविट पर देना पड़ेगा। किस पर देना पड़ेगा? एफिडेविट पर, जैसे कोर्ट में होता है। तो क्या सबूत देते वक्त क्या कोरे कागज पे सबूत दोगे या एफिडेविट पर दोगे? एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब गलत नहीं दे सकते आप। अगला, क्या जब वो विटनेस और सबूतों और गवाहों को देखने के बाद क्या वो ऑर्डर पास कर सकते हैं? कमीशन का मतलब ऑर्डर, लिखो कमीशन का मतलब ऑर्डर। और क्या किसी भी सरकारी ऑफिस से कोई भी डॉक्यूमेंट मंगवा सकते हैं? ये जैसे कोई कंपनी का केस चल रहा तो आरओसी से डॉक्यूमेंट मंगवा लिया, बोलो। कोई बैंक का केस चल रहा आरबीआई से मंगवा लिया, यस। तो जल्दी बताइए, 5 पावर्स ऐसे हैं जो इनको कोर्ट वाले मिले हुए हैं, बोलो कौन कौन? समन भेजा, बुलाया, ओथ पे एग्जामिन कर रहा है, तुमसे सबूत मंगवाया, तुमको कहा एफिडेविट पर सबूत दो, है ना। उसके बाद ऑर्डर्स पास किया, और लास्ट में क्या है? अच्छा एक बात बताओ, कभी कभी अगर मैटर बहुत ज़्यादा डीप में है तो क्या एक्सपर्ट को भी बुला सकता है वो? जैसे केस चल रहा है कि भाई दवाई है, अब दवाई को लेके तो एक कंपनी बोल रही है ये दवाई हमने बनाई, इंटूपार्टी पुपोटिस। क्या है? इंटूपार्टी पुपोटिस। भाई इंटूपार्टी पुपोटिस क्या होता है भाई? तो क्या आपको लगता है कि सीसीआई के चेयरमैन को मालूम होगा दवाई क्या है? नहीं। तो क्या वो डॉक्टर को बुला सकता है कि देख तो ये दवाई है क्या? अरे बोलो। तो याद रखना, सीसीआई हैज द पावर टू कॉल द एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स को तो बुलाएगा ना। सीसीआई का चेयरमैन कोई भगवान थोड़ी है जिसको हर फील्ड का नॉलेज हो। केस तो किसी भी मैटर पे हो सकता है। अब सीमेंट वाले मैटर पे हुआ, उसको मालूम होगा सीमेंट बनता कैसे है, तो क्या वो एक्सपर्ट बुला सकता है? बोल ही नहीं रहा कोई। चलो आगे, अब आ जाओ, कौन है ये? डीजी। कौन है? डीजी। ये याद रखना, ये छापा मारने वाला अथॉरिटी है। जैसे सीसीआई को कभी भी लगा, सीबीआई एक तरीके का कंपटीशन सीबीआई है। क्या है? कंपटीशन सीबीआई। तो बताइए डीजी किसके नीचे काम करेगा? पहले बताओ। ये हमेशा सीसीआई के नीचे काम करेगा, और इसको कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। अच्छा, डीजी में एक ही डीजी होगा या असिस्टेंट डीजी हो सकता है, डेप्यूटी डीजी हो सकता है, ज्वाइंट डीजी हो सकता है, एडवाइजर्स हो सकते हैं, कंसल्टेंट्स हो सकते हैं, ऑफिसर्स हो सकते हैं। तो डीजी का ऑफिस भी कोई छोटा ऑफिस नहीं है। डीजी के ऑफिस में भी बहुत सारे स्टाफ होंगे, है ना। और इस सबों को कौन अपॉइंट करेगा? बोलो। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब एमसीए। तो सीसीआई को भी कौन बनाएगा? बोलो एमसीए। और डीजी को भी कौन बनाएगा? आपका एमसीए। फिर बताओ, जो डीजी मेन डीजी होंगे, डायरेक्टर जनरल, फिर वही इनका क्वालिफिकेशन, ये क्वालिफिकेशन है, पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी एंड आउटस्टैंडिंग एबिलिटी, और जिसको इन्वेस्टिगेशन का क्या हो? एक्सपीरियंस हो, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, बिजनेस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमिक्स, लॉ, इन सब का एक्सपीरियंस हो। तो इसका मतलब हम आप भी डीजी बन सकते हैं। मज़ा तो डीजी बनने में है, क्योंकि सारा छापा तो यहीं से लगेगा। आइए, डीजी का क्या क्या काम है जल्दी बताइए। डीजी को डायरेक्शन किससे मिला? सीसीआई। किससे मिला? सीसीआई। तो जो भी डायरेक्शन मिला उसको मानना पड़ेगा।
डायरेक्शन किस चीज के लिए दिया गया होगा? इन्वेस्टिगेशन के लिए। और भी कभी असिस्टेंस मांगा जाए किसके तरफ से? सीसीआई के तरफ से, तो इसका काम है सीसीआई। ये सीसीआई का हेल्पर है। सीसीआई का क्या है? ये हेल्पर। अब देखो सीसीआई के जो मेन थे, क्या नाम था उनका? चेयरमैन। अब चेयरमैन साहब तो जज जैसे हैं, तब जज साहब थोड़ी अच्छा केस आया, रुको बैठो थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करके आ रहा हूं, कि जज ऑर्डर देगा डीजी को, जाओ इसको इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट दो, और फिर डीजी क्या करेगा? इन्वेस्टिगेशन करेगा। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्या क्या करेगा वो? सबसे पहले तो छापा मारेगा, मारेगा ना छापा, समझते हो ना छापा? आइए फिर वही बात, एक बात बताइए, क्या डीजी के पास भी वही पावर है जो सीसीआई के पास है? बोल ही नहीं रहा कोई। अरे सीसीआई का ही तो ऑफिसर डीजी है, अरे सीसीआई का ही ना ऑफिसर डीजी है, तो उसको भी वही सारे पावर्स मिलेंगे जो किसके पास हैं? सीसीआई के पास हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फिर वही बात, ये भी 1 2 3 4 5 काम करते हुए क्या माना जाएगा? जैसे ये भी कोर्ट हो, जैसे ये भी क्या हो? कोर्ट हो। पहला वही, समन भेजते वक्त आपको बुलाया, आपको ओथ पे एग्जामिन किया, आपसे डॉक्यूमेंट मंगवाया, एफिडेविट पे डॉक्यूमेंट मंगवाया, ऑर्डर पास किया, और यहाँ पर वो किसी भी सरकारी ऑफिस से क्या मांगा? रिकॉर्ड मांगा, है ना? तो याद रखिएगा इस 5 चीजों में ये डीजी भी क्या माना जाएगा? जल्दी बोलो। डीजी भी कोर्ट ही माना जाएगा, है ना? तो ये चैप्टर जो आपका पहला था, जो कंपटीशन एक्ट का इंट्रो मात्र था, वो हुआ खत्म। इसके बाद ब्रेक के बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे? कंपटीशन एक्ट सेकंड। ठीक है, तो आपका ब्रेक स्टार्ट होता है अब।